We will start with illustration number 3. तो illustration number 3 से स्टार्ट करना है हमको. ये रहा आपका क्वेश्चन, illustration number 3. चलो जी, तो पढ़ते क्या कहता है ये. Action Plan Manufacturers normally produces 8,000 units. तो हमारी जो कंपनी है वो नॉर्मली 8,000 यूनिट्स बनाती है ऑफ देयर प्रोडक्ट इन अ मंथ, एक महीने में, इन देयर मशीन शॉप. मशीन शॉप का मतलब समझ लो फैक्ट्री होगी जहां पे बनता होगा सामान. फॉर द मंथ ऑफ जनवरी दे हैड प्लान्ड फॉर अ प्रोडक्शन ऑफ 10,000 यूनिट्स. तो ध्यान से समझना, वो कह रहा है नॉर्मली तो हम लोग 8,000 यूनिट्स बनाते हैं, बट जनवरी महीने में हमने प्लान करा कि हम लोग 10,000 यूनिट्स बना लेंगे. लेकिन असल में क्या हुआ आगे देखो. ओइंग टू अ सडन कैंसलेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इन द मिडल ऑफ जनवरी दे कुड ओनली प्रोड्यूस 6,000 यूनिट्स इन जनवरी. यानी कि जनवरी महीने के बीच में कोई इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट था जिसका कैंसलेशन हो गया, जो कैंसिल हो गया. इसकी वजह से हमें ज्यादा प्रोडक्शन करनी नहीं पड़ी, हमने एक्चुअली में 6,000 यूनिट्स ही बनाया. तो यहां तक देख लो, उसने 3 यूनिट्स की जानकारी दी है. एक उसने बोला नॉर्मली हम इतने यूनिट्स बनाते हैं. एक उसने बोला हमने सोचा था मन में कि हम 10,000 यूनिट्स बना लेंगे जनवरी महीने में. कहीं ना कहीं मतलब हमारा मानो बिजनेस, हमने सोचा कि बढ़ जाएगा, हमारा बिजनेस बढ़ जाएगा, हमारी प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो हम लोग 10,000 यूनिट्स बना लेंगे. लेकिन असल में क्या हुआ कि एक कॉन्ट्रैक्ट कोई जो था वो कैंसिल हो गया, तो इस वजह से हमने कम ही यूनिट्स बनाए. मतलब जितने हम नॉर्मली बनाते उससे भी कम बनाए, 6,000 यूनिट्स ही हमने बनाए. अच्छा, इसके बाद इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आर केयरफुली प्लान्ड एंड मॉनिटर्ड इन द मशीन शॉप एंड द फोरमैन ऑफ द shop is paid 10% of the savings as bonus. When in any month the indirect manufacturing cost incurred is less than the budgeted provision. तो इसका मतलब ये कह रहा है कि भाई हमारी मशीन शॉप में जो फोरमैन है, फोरमैन का मतलब होता है, आप समझ लो, जो फैक्ट्री का पूरा सुपरवाइजर होता है, जो पूरी आप कह सकते हो मैनेज करता है फैक्ट्री को. तो हमारी जो फैक्ट्री है या फैक्ट्री का स्पेसिफिक वो एरिया जहां पे हम प्रोडक्ट बनाते हैं, उसका एक फोरमैन है. उसके साथ हमारा क्या एग्रीमेंट हो रखा है, हमने उसे बोल रखा है कि भाई तेरे को हम एक्स्ट्रा 10% बोनस देंगे, इन द फॉर्म ऑफ बोनस देंगे, अगर तुम्हारा इनडायरेक्ट जो कॉस्ट है, जो खर्चे है, उसमें अगर सेविंग्स होती है. सेविंग्स का मतलब हो गया कि हमारी जो एक्चुअल कॉस्ट आती है वो हमारे बजटेड कॉस्ट से अगर कम आती है, तो हम आपको 10% उसका जो सेविंग्स होगी, जो कॉस्ट की बचत होगी, उसका 10% आपको देंगे इन द फॉर्म ऑफ बोनस. ठीक है. अच्छा, द फोरमैन हैज पुट इन अ क्लेम दैट ही शुड बी पेड अ बोनस ऑफ ₹88.5 फॉर द मंथ ऑफ जनवरी. तो फोरमैन ने बोला कि 88.5 का मेरा बोनस बनता है जनवरी के महीने में. द वर्क्स मैनेजर wonders how anyone can claim a bonus when the company has lost a sizable contract. तो जो सबसे बड़ा मैनेजर है, जो मतलब समझ लो फोरमैन से भी ऊपर होगा, वो कह रहा है यार ऐसा कैसे हो सकता है कि फोरमैन हमसे बोनस मांग रहा है, जबकि हाँ एक्चुअल में तो हमारा एक्चुअली इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था, इतना बड़ा बिजनेस था, वो हमारे साथ चला गया, कैंसिल हो गया. तो कैसे भाई हमारा फोरमैन हमसे बोनस की मांग कर रहा है, राइट? वो कह रहा था रेलिवेंट फिगर्स आर एज अंडर. तो बेसिकली क्वेश्चन है आपको इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की बात कर रहा है आपसे. सिंपली स्पीकिंग ये आपसे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स की बात कर रहा है. पूरे क्वेश्चन में बात हो रही है सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स की. तो आपको वो अब सारे मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स बता रहा है. उसमें वो आपको बता रहा है एक्सपेंस फॉर अ नॉर्मल मंथ. नॉर्मल मंथ का मतलब हो गया कि अगर हम नॉर्मली ये 8,000 यूनिट्स बनाते हैं तो हमारे एक्सपेंसेस कितने होते हैं. फिर कह रहा है प्लान्ड फॉर जनवरी, हमने प्लानिंग कितनी करी थी कि हम कितने यूनिट्स बना लेंगे, 10,000 यूनिट्स बना लेंगे. तो कह रहे हैं कि हमने 10,000 यूनिट्स के हिसाब से ये प्लानिंग करी कि इतने हमारे ओवरहेड्स होंगे. और फिर वो आपको एक्चुअल बता रहा है जनवरी में कि एक्चुअल कितनी कॉस्ट आई. एक्चुअल मतलब क्या हुआ कि हमने कितने एक्चुअली में यूनिट्स बनाए, 6,000 यूनिट्स बनाए. तो एक्चुअली 6,000 यूनिट्स बनाने में हमारी क्या कॉस्ट आई.
ठीक है, तो क्या क्या कॉस्ट है, सैलरी ऑफ फोरमैन है, इनडायरेक्ट लेबर है, इनडायरेक्ट मटेरियल, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, पावर, टूल्स कंज्यूम, रेट्स एंड टैक्सेस, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस। तो बेसिकली सारे आपके मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स है, जिसको आप फैक्ट्री ओवरहेड्स भी बोलते हो। वो कह रहे हैं, डू यू एग्री विद द वर्क्स मैनेजर, इज द फोरमैन इंटाइटल टू एनी बोनस फॉर द परफॉर्मेंस इन जनवरी, सब्सटैंशिएट योर आंसर विद फैक्ट्स एंड फिगर्स, एक्सप्लेन करो। मतलब सीधी सीधी बात ये हो गई कि आपको देखना है कि क्या फोरमैन का कोई बोनस बनता है, यानी आपको अल्टीमेटली चेक करना है क्या कॉस्ट की कोई बचत हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, तो सीधा सीधा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें जो फंडा लगेगा, आपका कॉन्सेप्ट लगेगा, वो लास्ट क्लास का लगेगा। मैं आपको याद दिला देता हूं, लास्ट क्लास में जो हमने क्या सीखा था। लास्ट क्लास में मैंने आपको, जब हमने फ्लेक्सिबल बजट की बात करी थी, तो मैंने आपको फ्लेक्सिबल बजट के लिए कॉस्ट को तोड़ना सिखाया था कि कैसे आप फिक्स्ड, वेरिएबल और सेमी वेरिएबल में तोड़ सकते हो। तो कहीं ना कहीं उसका एप्लीकेशन है, क्योंकि आप देखोगे अल्टीमेटली यहां यूज फ्लेक्सिबल बजट का ही हो रहा है ना। अलग अलग लेवल ऑफ एक्टिविटी में कॉस्ट आप देख रहे हो चल रही है, 8,000, 10,000, 6,000। तो अलग अलग एक्टिविटी लेवल पे हमें कॉस्ट की बात करनी है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें फंक्शनल बजट्स की, सॉरी फ्लेक्सिबल बजट्स की बात करनी है। तो फ्लेक्सिबल बजट के लिए हमको अपना कॉस्ट का तोड़ना और उसको ट्रीट करना मतलब आना चाहिए। ठीक है जी, तो फटाफट देख लो। बेसिकली मेन क्वेश्चन है जो आपसे पूछ रहा है, वो फोरमैन के बोनस से रिलेटेड पूछ रहा है कि क्या जनवरी महीने में फोरमैन को बोनस मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। अब ये बोनस निकलता कैसे है, उसने बोला 10% ऑफ सेविंग्स इन कॉस्ट जो होती है, उस वो आपका बोनस होता है, मतलब फोरमैन का बोनस होता है। और सेविंग इन कॉस्ट का मतलब क्या हुआ, बेसिकली आप बजटेड इनडायरेक्ट कॉस्ट देखोगे, बजटेड इनडायरेक्ट कॉस्ट, और उसको कंपेयर करोगे विद एक्चुअल इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो अगर एक्चुअल इनडायरेक्ट कॉस्ट आपकी बजटेड से कम आती है, तो इसका मतलब आपके कहीं ना कहीं कॉस्ट की सेविंग हुई है। तो उस कॉस्ट सेविंग का जो 10% है, इस कॉस्ट सेविंग का, ये बेसिकली क्या है, ये कॉस्ट सेविंग है। मैं अगर इसके नीचे बड़ा बड़ा लिख दूं, दिस इज कॉस्ट सेविंग, ये कॉस्ट सेविंग है। ठीक है, तो इस कॉस्ट सेविंग का बेसिकली 10% जो है दैट इज बोनस, इसका 10% बोनस है। अब जो इंपॉर्टेंट बात यहां सोचने की है भाई, एक्चुअल कॉस्ट जो आई है वो कितने यूनिट्स पे आई है, वो 6,000 यूनिट्स पे आई है। तो अब आपको जो बजटेड कॉस्ट देखनी पड़ेगी, क्वेश्चन वाले ने आपको बजट दिया हुआ है, वैसे देख लेना, उसने 8,000 यूनिट्स पे भी दिया है, उसने 10,000 यूनिट्स पे भी दिया है। बट आपको जो बजट देखना पड़ेगा, आपको तो 6,000 यूनिट्स पे देखना पड़ेगा ना, कि भाई फ्लेक्सिबली अगर हम अपने बजट को 6,000 यूनिट्स के लिए चेक करें, तो 6,000 यूनिट्स पे कितनी बजटेड कॉस्ट आती है। पॉइंट समझ में आ रहा है। तो हमें 6,000 यूनिट्स की बजटेड कॉस्ट देखनी पड़ेगी, उसको फिर हम एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर करेंगे 6,000 यूनिट्स के, और फिर हमें पता लगेगा कि क्या कॉस्ट सेविंग हुई है कि नहीं हुई है। अगर हुई है तो उसका 10% जो है वो बोनस बन जाएगा फोरमैन का। तो पूरा जो क्वेश्चन है उसमें आपका मेन अगर फोकस है वो इस पार्ट पे है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल इनडायरेक्ट कॉस्ट तो गिवन है क्वेश्चन में 6,000 यूनिट्स पे। आपको क्या नहीं गिवन, आपको 6,000 यूनिट्स की बजटेड कॉस्ट नहीं गिवन, क्योंकि आपको अल्टीमेटली बजटेड कॉस्ट चाहिए 6,000 यूनिट्स की, ये नहीं गिवन। तो आपको अल्टीमेटली इस क्वेश्चन में ये कैलकुलेट करना है, दिस यू हैव टू कैलकुलेट। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप अल्टीमेटली एक फ्लेक्सिबल बजट बनाओगे। फ्लेक्सिबल बजट में आपको अलग अलग एक्टिविटी लेवल लेने होते हैं। तो 8,000 यूनिट्स और 10,000 यूनिट्स ये तो आपको गिवन है। आपको 6,000 यूनिट्स के लिए भी फ्लेक्सिबल बजट अकॉर्डिंगली ड्राफ्ट करना पड़ेगा। वंस आप 6,000 यूनिट्स पे फ्लेक्सिबल बजट बना लोगे तो आपको बजटेड कॉस्ट सारी पता लग जाएगी, और फिर आप अपनी कॉस्ट सेविंग चेक कर लोगे। ठीक है, तो मैंने आपको पूरा क्वेश्चन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लिया, डिस्कस कर लिया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, प्रोवाइडेड जो मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था, बेसिकली फिक्स्ड, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल वाला जो फंडा पूरा सिखाया था, अगर वो आपको समझ आ गया था, याद है वो, तो देन दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। तो अब नाउ वी कैन स्टार्ट। तो बेसिकली हम फ्लेक्सिबल बजट स्टेटमेंट बना लेते हैं जनवरी महीने के लिए, और साथ साथ फिर हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे कॉस्ट सेविंग, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट सेविंग। ठीक है, तो एक ही टैबुलर फॉर्म में काम हो जाएगा वैसे।
तो आसान हो जाएगा आपका काम। तो यहां पे आप अलग अलग पहले कॉलम बना लो, इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, एक कॉलम इसका हो गया। ठीक है, फिर लिखो एक्सपेंस फॉर नॉर्मल मंथ। तो क्वेश्चन वाले ने जो आपको दे रखा है वही लेना है आपको। इसके ब्रैकेट में आप लिख सकते हो नॉर्मल मंथ का मतलब हो गया ये कितने यूनिट्स पे हम बात कर रहे हैं, 8000 यूनिट्स पे। मैं ब्रैकेट पे लिख लेता हूं। तो एक कॉलम ये ले लेंगे, फिर एक कॉलम में हम ले लेंगे एक्सपेंस फॉर प्लान्ड प्रोडक्शन, एक्सपेंस फॉर प्लान्ड प्रोडक्शन। तो हमने प्लान क्या कर रखा था, हमने सोचा क्या था कि हम कितने यूनिट्स बनाएंगे, 10,000 यूनिट्स बनाएंगे। तो इस पे भी उसने आपको एक्सपेंस दे रखा है। अंडरस्टूड है भाई, ये बजट है, अंडरस्टूड है, बजट है कि 10,000 यूनिट्स पे जो खर्चा दे रखा है बजट है, क्योंकि एक्चुअल तो 10,000 यूनिट्स बने ही नहीं ना, ये एक्चुअल तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक्चुअली में तो 6,000 यूनिट्स बने। तो दिस कैन नॉट बी एक्चुअल। तो ऑफकोर्स ये एक्चुअल है ही नहीं, ये बजट है, दोनों भी बजट है। ठीक है, दोनों में सेम फंडा भाई, दोनों भी 8,000 10,000। एक्चुअली तो 8,000 10,000 दोनों में से कोई भी प्रोडक्शन नहीं हुई, एक्चुअल में तो 6,000 यूनिट की हुई है ना। तो इसलिए दीज आर अल्टीमेटली बजटेड कॉस्ट। इसके बाद जो असली काम आपको करना है, जो हमें मेहनत करनी है वो यहां पे करनी है। हम बजटेड एक्सपेंस निकालेंगे कितने यूनिट्स पे, 6,000 यूनिट्स पे। हम देखेंगे 6,000 यूनिट्स में अकॉर्डिंगली हम अगर फ्लेक्सिबल बजट लेके चले तो क्या एक्सपेंस आना चाहिए। फिर एक्चुअल एक्सपेंस, ये भी ऑब्वियसली एक्चुअल एक्सपेंस तो 6,000 यूनिट्स पे ही दे रखा है, तो दिस इज ऑल्सो गिवन। ठीक है, और फाइनली फिर आप यहां पे सेविंग्स देख लोगे। सेविंग्स, सेविंग्स कैसे निकालेंगे, जैसे कि मैंने ऊपर ऑलरेडी लिखा, हम बजटेड कॉस्ट, मैं इसे शॉर्ट में लिख रहा हूं, बजटेड माइनस एक्चुअल को कंपेयर करके बेसिकली सेविंग्स निकालेंगे कि क्या कॉस्ट में सेविंग्स हुई है कि नहीं हुई है। ठीक है जी, तो आप भी पहले इतने कॉलम्स बना लो। अगर आपका मतलब एक पेज में ऐसे बनता है तो ऐसे बना लो, नहीं तो अपने रजिस्टर्स को लैंडस्केप वाले मोड में करके बना सकते हो। तो 1 2 3 4 5 6, बेसिकली 6 कॉलम बन गए, राइट। और कैलकुलेशन सारी नीचे कर लेंगे, कैलकुलेशन हम लोग सारी नीचे कर लेंगे। तो फटाफट से पहले ये बना लो, मैं आपका वेट कर रहा हूं। तो अब सबसे पहले क्या काम करो आप, सबसे पहले जितनी जानकारी क्वेश्चन ने दे रखे उसको कॉपी पेस्ट करो। तो क्लेरिकल वर्क पहले कर लो, क्लेरिकल काम पहले कर लो। तो क्वेश्चन वाले ने ये सारी जो कॉस्ट आपको दे रखी है उसको सही जगह पे डाल दो। तो फटाफट से लिख लेते हैं, सैलरी ऑफ फोरमैन, सैलरी ऑफ फोरमैन। इसके बाद इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, साथ साथ खर्चा भी लिखते हुए चलते हैं। तो नॉर्मल मंथ में 1,000 है, प्लान में भी 1,000 है, और एक्चुअल 1,000 है, सब 1,000 है। तो नॉर्मल में 1,000, प्लान में भी 1,000, बजटेड हमें निकालना है, ये भी 1,000। ठीक है, इसके बाद इनडायरेक्ट लेबर में क्या है, 720 900 600, 720 900 600। ठीक है, तो ध्यान से इसके बाद इनडायरेक्ट मटेरियल है नेक्स्ट, इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल कितने कितने हैं, 800 1000 700, 800 1000 और 700। चलो ये हो गया। फिर है रिपेयर एंड मेंटेनेंस, 600 650 600। चलो तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस 600 650 एंड 600, ये भी हो गया। उसके बाद पावर है 800 875 740। तो पावर 800 875
740। उसके बाद नेक्स्ट चलो नेक्स्ट, उसके बाद पावर के बाद अगला दे रखा टूल्स कंज्यूम्ड 320 400 300। टूल्स कंज्यूम्ड कितना था? 320 400 300 320 400 300। उसके बाद रेट्स एंड टैक्सेस 150 150 150। रेट्स एंड टैक्सेस 150 150 150। नेक्स्ट क्या है? डेप्रीसिएशन 800 800 800। डेप्रीसिएशन 800 800 800। उसके बाद इंश्योरेंस 100 100 100। इंश्योरेंस 100 100 100। ठीक है। और इसके अलावा जो वर्किंग नोट्स हैं, मैं इसके नीचे लगभग 3 4 5 लाइन की जगह छोड़ के फिर वर्किंग नोट यहाँ पे कर लूंगा नीचे। यहाँ मेरी वर्किंग नोट आ जाएगी, क्योंकि इसमें हमें वर्किंग्स में करनी पड़ेगी कैलकुलेशंस थोड़ी बहुत। तो पहले ये मैंने कर लिया, आई थिंक ये आपने मेरे साथ साथ भी कर लिया होगा, सिर्फ कॉपी पेस्ट कर लिया हमने सही सही सारे खर्चों को। अब जरा एक बार फंडा याद करते जो लास्ट क्लास में सीखा था। जब हम लोग फ्लेक्सिबल बजट की बात करते हैं तो फ्लेक्सिबल बजट में क्या होता है, हमें कॉस्ट को पहले आइडेंटिफाई करना होता है, फिक्स्ड, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल। क्विकली अगर मैं याद दिलाऊं, अगर अलग अलग एक्टिविटी लेवल पे हमने देखा था, अगर कॉस्ट सेम है, अनचेंज्ड है, तो इसका मतलब फिर वो फिक्स्ड कॉस्ट होती है। तो इस हिसाब से मेरे को दो एक्टिविटी लेवल पे बजट दे रखा है, मतलब बेसिकली आपको बजटेड कॉस्ट देखनी है अलग अलग एक्टिविटी लेवल पे। तो आपको एक 8000 यूनिट्स पे पता है बजटेड कॉस्ट, आपको अपने 10,000 यूनिट्स पे बजटेड कॉस्ट पता है। तो पहले हम लोग सारी फिक्स्ड कॉस्ट को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो बेसिकली दोनों भी अगर लेवल पे मेरी कॉस्ट सेम होगी तो दैट विल बी अ फिक्स्ड कॉस्ट। तो अगर मैं सैलरी ऑफ फोरमैन देखूं तो देखो दोनों भी एक्टिविटी लेवल पे ये 1000 ही है, अनचेंज्ड है, तो इसका मतलब ये फिक्स्ड होगी। इनडायरेक्ट लेबर देख रहे हो, ये चेंज हो रही है तो ये फिक्स नहीं है। इनडायरेक्ट मटेरियल ये भी चेंज हो रही है, फिक्स नहीं है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ये भी चेंज हो रही है, फिक्स नहीं है। पावर चेंज हो रही है, फिक्स नहीं है। टूल्स कंज्यूम्ड चेंज हो रही है, फिक्स नहीं है। और बाकी जो तीनों खर्चे, रेट्स एंड टैक्सेस, डेप्रिसिएशन, इंश्योरेंस, ये अगर आप देखोगे दोनों भी लेवल पे सेम सेम है, 150 150 800 800 100 100। तो दैट मीन्स आई कैन से कि ये तीनों भी इसका मतलब फिक्स्ड होंगे। तो पहले मैंने क्या किया, फिक्स्ड वाले आइडेंटिफाई कर लिए। सबसे आसान बात भाई फिक्स्ड वाले में, क्यों? क्योंकि इसका मतलब हर लेवल ऑफ एक्टिविटी में मेरी बजटेड कॉस्ट सेम रहेगी। तो अगर मेरे को बजटेड एक्सपेंसेस निकालना है, मुझे अल्टीमेटली ये वाला कॉलम सबसे पहले फिल करना है बजटेड एक्सपेंसेस का। तो यानी कि जो फिक्स्ड वाले खर्चे 6000 यूनिट्स पे भी बजटेड सेम ही रहेंगे, तो यहां पे ये 1000 ही रहेगा। इसके अलावा यहाँ रेट्स एंड टैक्सेस ये 150 रहेगा, डेप्रीसिएशन था शायद ये 800 रहेगा, और इंश्योरेंस जो 100 रुपए था ये यहाँ पे 100 ही रहेगा। तो सबसे पहले मैंने फिक्स्ड वाले इजीली आइडेंटिफाई करके फिल कर दिए। बात क्लियर हो गई? अब जो बचे हुए खर्चे हैं जो बेसिकली 8000 और 10,000 यूनिट्स पे चेंज हो रहे हैं, चेंज होने का मतलब या तो भाई ये वेरिएबल हो सकता है या ये सेमी वेरिएबल हो सकता है। वेरिएबल है तो सीधा सीधा आप यूनिटरी मैथ्स भी लगा सकते हो, नहीं तो आप सीधा पर यूनिट कॉस्ट निकाल के उसके हिसाब से आप 6000 यूनिट्स पे कैलकुलेट कर सकते हो। वहीं अगर सेमी वेरिएबल होता है तो वहां पे जो प्रॉब्लम आती है, वहां पे हमें फिक्स्ड और वेरिएबल को सेग्रीगेट करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है, अलग करना पड़ता है। उसका मैंने आपको 2-3 स्टेप में बताया था कि कैसे करते हैं, वो मैंने लास्ट क्लास में सिखा दिया था, राइट। तो अब आपको बस वही चेक करना है बाकी खर्चों के लिए कि बाकी वेरिएबल है कि सेमी वेरिएबल है, और अकॉर्डिंगली फिर कैलकुलेशन करनी है। तो जैसे अगर मैं इनडायरेक्ट लेबर की बात करूं, इनडायरेक्ट लेबर को मैं वर्किंग नोट नंबर 1 में डील कर लेता हूं। तो आओ वर्किंग नोट नंबर 1 पे आ जाना। इनडायरेक्ट लेबर
इनडायरेक्ट लेबर। तो 2 यूनिट्स हैं, एक 8,000 यूनिट्स हैं, एक 10,000 यूनिट्स हैं। तो अगर मैं दोनों लेवल पे चेक करूं कि पर यूनिट कॉस्ट कितनी बैठ रही है मेरी, तो 720 और 900, 720 और 900, तो यहां 720 बैठ रही है, या 900 बैठ रही है। तो अगर मैं 8,000 यूनिट्स पे देख रहा हूं पर यूनिट कॉस्ट कितनी बैठेगी, तो डिवाइडेड बाय 8,000 और ये भी डिवाइडेड बाय 10,000। तो सीधा सीधा कुछ नहीं कर रहा, पर यूनिट कॉस्ट निकाल रहा हूं। ठीक है, मैं पर यूनिट कॉस्ट निकाल रहा हूं, तो 720 डिवाइडेड बाय 8,000, तो देखो ये आ रहा है 0.09 पर यूनिट। और यहाँ 900 डिवाइडेड बाय 10,000 करोगे तो ये भी 0.09 पर यूनिट ही आ रही है। तो फटाफट बताओ इससे क्या इंटरप्रिटेशन निकला। कॉस्ट पर यूनिट यानी कॉस्ट पर यूनिट ऑफ एक्टिविटी लेवल आप कह सकते हो, ये क्या है, सेम है। तो देयरफॉर आप इसको क्या कंक्लूड कर दोगे, ये 100% पूरा ही वेरिएबल कॉस्ट है। यही सीखा था ना हमने, अगर पर यूनिट कॉस्ट सेम ही आ रही है तो इसका मतलब ये पूरा ही वेरिएबल है। तो देयरफॉर आप 6,000 यूनिट्स पे चेक कर सकते हो कि 6,000 यूनिट्स पे आपकी कॉस्ट कितनी बैठेगी, 0.09 इंटू 6,000। तो ये हो गई कितनी, 0.09 इंटू 6,000, ये आ रही है 540। ये आ गई आपकी 540। कोई प्रॉब्लम तो नहीं, समझ आ गया आपको, 540 आ गई हमारी। तो आप इसको अकॉर्डिंगली फिर यहाँ पे डील कर सकते हो। तो ये आपकी यहाँ पे लिखते हुए चलते ये पूरी वेरिएबल हो गई, और साथ साथ हम इसको यहाँ पे फिल करते हुए चलते हैं 540। सिंपल। इसी तरह से इनडायरेक्ट मटेरियल वर्किंग नोट नंबर 2। तो पहले चेक करेंगे, ये मैं आपको चेक जो वर्किंग नोट में करके बता रहा हूं, ये मैं आपकी सहूलियत के लिए बता रहा हूं। असली में तो आप कैलकुलेटर में 2 मिनट में चेक कर लोगे, है ना, आप कैलसी में 2 मिनट में चेक कर लोगे। आप सीधा आप कंक्लूड कर देना कि पर यूनिट कॉस्ट सेम आ रही है, तो बेसिकली वेरिएबल कॉस्ट है, और फिर आप सीधा अमाउंट निकाल देना। ये जो मैं ये वाला पार्ट आपको करके दिखा रहा हूं, ये आपको दिखाने के लिए करके दिखा रहा हूं, ठीक है। तो एग्जाम में इतना करने की जरूरत नहीं, अननेसेसरी आपका टाइम वेस्ट होगा। बट अभी क्या है कि आपको समझाना है ना मेरे को, इसलिए मैं आपको ये करके ऐसे दिखा रहा हूं कि 8,000 और 10,000 यूनिट्स दोनों पे आपको पर यूनिट कॉस्ट चेक करनी है कि कितनी बैठ रही है। तो कितनी कितनी थी ये, 800 और 1000, 800 और 1000। वैसे अगर आपने जल्दीबाजी में देखा होगा तो आपको क्लियर कट दिख ही गया होगा कि यहाँ पे पर यूनिट कॉस्ट सेम ही आने वाली है। तो डिवाइडेड बाय 8,000 डिवाइडेड बाय 10,000। तो अगर आप चेक करोगे दोनों जगह पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही है, 0.1 पर यूनिट, 0.1 पर यूनिट। तो अगेन सेम बात हो गई, क्योंकि ये पर यूनिट कॉस्ट सेम आ रही है, तो देयरफॉर आप क्या कंक्लूड कर सकते हो कि ये भी क्या है, ये भी वेरिएबल कॉस्ट है। अकॉर्डिंगली फिर आप 6,000 यूनिट्स पे देख लोगे कि इसका मतलब 0.1 रुपीज पर यूनिट है इंटू 6,000, तो ये कितनी आएगी, 600। ये आ जाएगी 600। समझ आ गई मेरी बात। बस यही करते रहना है आपको। तो इसको भी हम लोग लिख लेते हैं यहां पे, ये वेरिएबल हो गई और ये आ गई मेरी 600। बस रिपेयर एंड मेंटेनेंस वर्किंग नोट नंबर 3 है ना, एग्जाम में क्योंकि वर्किंग नोट्स भी दिखाना है हमको, तो वर्किंग नोट नंबर 3 रिपेयर एंड मेंटेनेंस। तो सेम पहले चेक करो, 8,000 यूनिट्स पे पर यूनिट कॉस्ट चेक करो, 10,000 यूनिट्स पे पर यूनिट कॉस्ट चेक करो। तो कितना कितना था, रिपेयर एंड मेंटेनेंस 600 और 650। तो अगर आप थोड़ा सा मतलब फास्ट वे में चीजों को देख पाते हो, आइडेंटिफाई कर पाते हो, तो शायद आपको दिख गया होगा कि ये पर यूनिट कॉस्ट सेम नहीं आने वाली। फिर भी चेक कर लेना, सॉरी ये 10,000 है, नॉट 8,000, ये 10,000 है। बट ये आप चेक कर लेना अपनी सहूलियत के लिए। एग्जाम में तो कैलसी में आप 2 मिनट में चेक कर लोगे। ये आ रहा है देखो 0.075 पर यूनिट, और ये कितना आ रहा है 650 डिवाइडेड बाय 10,000, ये आ रहा है 0.065 पर यूनिट। तो इवन दो वैसे अलग अलग एक्टिविटी लेवल पे चेंज हो रही है, नो डाउट ये अलग अलग एक्टिविटी लेवल पे चेंज हो रही है, बट पर यूनिट कॉस्ट सेम नहीं आ रही। तो आप क्या कंक्लूड करोगे कि ये 100% वेरिएबल नहीं है, इसका मतलब तो देयरफॉर ये सेमी वेरिएबल है। वंस आपने बोल लिया सेमी वेरिएबल है, तो अब आपको इसमें से वेरिएबल और फिक्स्ड कंपोनेंट अलग करना है। उसके लिए मैंने आपको क्या तरीका सिखाया था कि सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल लो। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या होगी,
चेंज इन कॉस्ट, दैट इज चेंज इन कॉस्ट कितनी है 650 माइनस 600 डिवाइडेड बाय चेंज इन लेवल। चेंज इन लेवल बोले तो 10,000 माइनस 8,000, तो ये आ गया 50/2000। तो ये कितना आ रहा है 50/2000, ये आ रहा है 0.2025, 0.025 पर यूनिट। ये आ गया मेरा वेरिएबल कंपोनेंट। तो देयरफॉर फिक्स्ड कंपोनेंट, मैंने आपको याद होगा सिखाया था कि फिक्स्ड कॉस्ट निकालने के लिए आप दोनों में से कोई भी एक लेवल उठा लो और उस पे आप सेग्रीगेट कर लो, यानी आप टोटल कॉस्ट में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो तो बचा हुआ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ही होगा। तो टोटल कॉस्ट कोई भी एक लेवल ले लो, सेम आएगा दोनों पे। मैंने आपको प्रूव करके दिखाया था। तो जैसे मैं फॉर एग्जांपल 8,000 ही ले लेता हूं, तो 8,000 यूनिट्स पे टोटल कॉस्ट है 600। इसमें से वेरिएबल वाला पार्ट कितना होगा 8,000 इंटू 0.025, 0.025 पर यूनिट कॉस्ट है ना, तो 8,000 इंटू 0.025 तो माइनस 600। तो ये देखो 400 रुपए आ रहा है, 400 रुपए मेरा फिक्स्ड कंपोनेंट आ रहा है। तो देयरफॉर फाइनली मेरे को तो 6,000 यूनिट्स पे बजट निकालना है कि कितना होना चाहिए। तो कितना होगा, फिक्स कॉस्ट तो 400 ही रहेगी, प्लस वेरिएबल चेंज हो जाएगी 6,000 इंटू 0.025। बस सॉल्व कर लो इसको, 6,000 इंटू 0.025, ये आ गया 150 प्लस 400। तो फाइनल आंसर इसका आ रहा है 550। फाइनल इसका आंसर आ रहा है 550। मुझे बताओ, एक बार मैं यहां तक रुक जाता हूं, समझ आ गया? मैंने आपको फिक्स्ड वेरिएबल सेमी वेरिएबल तीनों हमने डील कर लिया, अब तो बस इसे कंटिन्यू करना है। तो समझ आ गया ना, प्रोसेस समझ आ गया? कसक आप भी बता दो। ठीक है, तो अब ठीक है, तो फिर अब हम बस इसी को फॉलो करते रहेंगे। ये 550 हो गया, कितने बच गए कॉस्ट, 2 बच गए, बस जल्दी हो जाएगा। पावर 800 और 875, 800 और 875। तो वर्किंग नोट नंबर 4 वर्किंग नोट नंबर 4 पावर, तो 8,000 यूनिट्स पे है 800 रुपए, 10,000 यूनिट्स पे है 875, डिवाइडेड बाय पर यूनिट कॉस्ट के लिए हम 8,000 एंड 10,000 कर देते हैं। तो वैसे आपको वही दिख ही गया होगा कि ये इक्वल नहीं आने वाला पर यूनिट कॉस्ट, तो ये तो 0.1 ही आ रहा है, 0.1 पर यूनिट, और 875 डिवाइडेड बाय 10,000 ये 0.0875 आ रहा है, मतलब लगभग 0.08 समझ लो, 0.088 समझ लो, चलो टू अप्रोक्सीमेटली। बट मेन क्या है, ये सेमी वेरिएबल हो गया अगेन। तो फिर वही काम, आपको सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालना है। तो चेंज इन कॉस्ट दैट इज 875 माइनस 800 अपॉन चेंज इन यूनिट, सिंपली स्पीकिंग चेंज इन यूनिट्स 10,000 माइनस 8,000, तो 75/2000। तो ये आ रहा है पॉइंट एग्जैक्ट ले लेते हैं 0.375 पर यूनिट। तो देयरफॉर इसमें फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगा, अगेन कोई भी एक लेवल पे चेक कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो मैं 8,000 यूनिट्स पे ही ले लेता हूं। तो टोटल कॉस्ट 800 माइनस वेरिएबल कितनी होगी 8,000 इंटू 0.0375, 0.0375 इंटू 8,000 माइनस 800, तो ये आ रहा है 500। तो फिक्स्ड कॉस्ट आ रही है मेरी 500। तो देयरफॉर 6,000 यूनिट्स पे कितनी आ जाएगी मेरी कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट तो 500 ही रहेगी, प्लस वेरिएबल कितनी हो जाएगी 6,000 इंटू 0.0375, तो 0.0375 इंटू 6,000 प्लस 500, तो ये आ रही है 725, ये आ रही है 725। तो ये मेरा आंसर आ गया 725। इसको भी पुट कर देते हैं अपने पास अपनी स्टेटमेंट में, ये भी हो गया 725। साथ साथ हम लिखते भी रहते हैं। ये वर्किंग नोट नंबर 4 हो गया, इसको वर्किंग नोट नंबर 5 में कर लेंगे, ठीक है। ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट हो गया, ये भी सेमी वेरिएबल कॉस्ट हो गया। और लास्ट आपका टूल्स कंज्यूम्ड देख लेते हैं, 320 और 400 है टूल्स कंज्यूम्ड। तो वर्किंग नोट नंबर 5 टूल्स कंज्यूम्ड हो गया सेम 8,000 एंड 10,000। तो यहाँ पे पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी 320/8,000,
यहाँ पे पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी 400 अपॉन 10,000। तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी, 320 अपॉन 8,000, ये आ रही है 0.04 पर यूनिट। और ये भी 0.04 ही आएगी, है ना, ये भी 0.04 आएगी। तो चलो, वेल एंड गुड, दोनों पर यूनिट कॉस्ट सेम आ रही है। इसका मतलब देयरफॉर क्या कंक्लूड कर देंगे कि आपका 100% वेरिएबल कॉस्ट हो गया। तो सीधा सीधा अब आप 6000 यूनिट्स पे चेक कर सकते हो कि 6000 यूनिट्स पे कितना वेरिएबल कॉस्ट होगा, मतलब टूल्स का 0.04। तो 6000 इंटू 0.04, ये आ रहा है 240, ये आ रहा है 240। बस पुट कर लो इसको भी 240। तो इसका मतलब ये वेरिएबल हो गया, दिस इज वेरिएबल, यहां लिख देते हैं और यहां पे लिख देते हैं 240। लो जी, तो देखो आपने अल्टीमेटली जो करना था वो बजटेड एक्सपेंस या कॉस्ट निकालनी थी 6000 यूनिट्स पे फ्लेक्सिबली, मतलब फ्लेक्सिबल बजट बना के। तो पूरा फ्लेक्सिबल बजट आपका अब रेडी हो गया। अब आपको अगले स्टेप में बस क्या करना है, सेविंग्स हो रही है कि नहीं हो रही है, बस कंपेयर करना है कि कितनी सेविंग्स है। इसके लिए मैंने बोला सीधा है बजटेड माइनस एक्चुअल करना। अगर ये बजटेड माइनस एक्चुअल का आंसर पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब सेविंग्स है। अगर बजटेड माइनस एक्चुअल का आंसर नेगेटिव आता है तो फिर सेविंग्स नहीं है, नो सेविंग्स। हालांकि आपको ओवरऑल बेसिस पे देखना है, आपको ओवरऑल बेसिस पे देखना है, इंडिविजुअली तो देखे फिर आपको टोटलिटी में देखना है कि टोटल कॉस्ट में सेविंग्स आपकी बन रही है कि नहीं बन रही है। ठीक है, सीधी बात है कि अगर एक्चुअल खर्चा बजट से कम होगा, है ना, अगर एक्चुअल खर्चा बजट से कम होगा तभी आंसर पॉजिटिव आएगा। और एक्चुअल बजट से कम होने का मतलब क्या है कि आपने कहीं ना कहीं कॉस्ट में बचत कर ली, सेविंग्स कर ली। तो फटाफट से बस बजटेड और एक्चुअल कंपेयर करो। तो यहाँ पे नो सेविंग्स 0, 540 माइनस 600 या -60 आ रहा है, -60। ठीक है, तो सेविंग्स नहीं है, नेगेटिव सेविंग्स है। यहाँ पे भी -100 सेविंग्स, यहाँ पे -50, यहाँ पे -15। तो अभी तक तो कहीं पे भी सेविंग्स नहीं आ रही, -60। उसके बाद यहाँ कोई सेविंग नहीं, यहाँ कोई सेविंग्स नहीं, यहाँ भी कोई सेविंग्स नहीं। लो जी, तो वैसे पता ही लग गया हमारे पास कहीं पे भी सेविंग्स नहीं आ रही। 160, 210, 210 प्लस 75 होता है 285 नेगेटिव। तो एक्चुअली में सेविंग्स तो छोड़ो, यहाँ पे नेगेटिव 285 मतलब कॉस्ट में बढ़ोतरी हो गई। तो अब आपका कंक्लूजन क्या होगा, सेविंग्स तो है नहीं, नेगेटिव सेविंग्स है रादर। तो क्या फोरमैन को कोई बोनस मिलना चाहिए, द आंसर इज नो। ठीक है, सेविंग्स में मतलब कॉस्ट की कोई सेविंग्स ही नहीं है तो कौन सा आप उसको दे दोगे बोनस, है ना, बोनस तो मिलेगा नहीं। तो फाइनली आपका कंक्लूजन यहां पे हो जाएगा, मैंने इसलिए उसकी जगह छोड़ दी थी कंक्लूजन के लिए भी। तो यहीं पे आप कंक्लूड कर दोगे, क्या कंक्लूड करोगे, सिंस देयर इज नो सेविंग्स ऑफ टोटल इनडायरेक्ट कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लिख लो, ब्रैकेट में लिख सकते हो देयर इज अ नेगेटिव सेविंग एक्चुअली। एक्चुअली में तो नेगेटिव सेविंग्स है, उल्टा ही है ना। तो सिंस देयर इज नो सेविंग्स ऑफ टोटल इनडायरेक्ट कॉस्ट, फैक्ट्री foreman is not entitled to any bonus, therefore the contention of क्वेश्चन ने देखो लैंग्वेज क्या पूछी थी, उसने बोला था डू यू एग्री विद द वर्क्स मैनेजर। वर्क्स मैनेजर कौन था, जो क्वेश्चन कर रहा था कि फोरमैन को कैसे बोनस दिया जा सकता है, फोरमैन कैसे बोनस मांग रहा है। तो क्या वर्क्स मैनेजर का कंटेंशन सही था, द आंसर इज यस। तो देयरफॉर द कंटेंशन ऑफ वर्क्स मैनेजर इज करेक्ट। तो वैसे कंटेंशन तो ठीक है, लेकिन अगर आप वैसे थोड़ा और इन डेप्थ सोचोगे
वर्क्स मैनेजर लॉजिक क्या बता रहा था, वो कह रहा था कि बोनस कैसे बन सकता है जब कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट ही लूज कर दिया। तो उसका लॉजिक गलत था। इवन दो वो क्वेश्चन कर रहा था बोनस को मैनेजर, तो क्वेश्चन करना तो सही था, क्योंकि सेविंग्स नहीं हो रही तो कोई बोनस नहीं बन रहा। बट वो लॉजिक क्या बिठा रहा था कि भाई कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया इतना बड़ा, तो कैसे आप मांग सकते हो बोनस। तो उसका लॉजिक गलत था। तो हम बोल सकते हैं, मतलब अगर थोड़ा और इलेबोरेट करना है, देयरफॉर द कंटेंशन ऑफ वर्क्स मैनेजर इज करेक्ट, ऑल्दो हिज रीजनिंग इज नॉट करेक्ट। क्योंकि रीजन क्या है कि कॉस्ट सेविंग नहीं है, जो हमने ऊपर लिख लिया कि कॉस्ट सेविंग नहीं हो रही, हेंस बोनस नहीं बनता। जबकि मैनेजर क्या कह रहा था कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, कॉन्ट्रैक्ट लूज कर लिया हमने, तो कैसे बोनस बन सकता है। तो उसका लॉजिक गलत है, रीजन गलत है। बट यस, वैसे उसका कह सकते हो जो क्वेश्चन था कि वर्क्स मैनेजर को बोनस मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, वो सही है। ठीक है, तो क्योंकि क्वेश्चन ने ये पूछा था ना कि क्या आप वर्क्स मैनेजर से एग्री करते हो, तो आप कह सकते हो कि आप आधा आधा एग्री कर सकते हो, आधा नहीं करते आधा करते हो। करते क्यों है, क्योंकि बोनस नहीं बनता। नहीं करते क्यों, क्योंकि उसका रीजन गलत है। ठीक है, चलो फटाफट बताओ, डन हो गया? कोई डाउट इस क्वेश्चन में? ठीक है, ठीक है जी, हो गया। तो आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ही क्वेश्चन है आज, कोई कॉन्सेप्चुअली कोई बातें नहीं करनी। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 पे आना है अब आपको। थोड़ा सा पीछे आ जाना है आपको अपने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पे। तो फटाफट से प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 पे आना है हमको। चलो आओ जी। तो एक और आपको ऊपर से अगर देखोगे अलग अलग लेवल्स दिख रहे होंगे, 55, 65, 75। तो फिर से यहाँ पे फ्लेक्सिबल बजट की बात हो रही है। ठीक है ना, एक और फ्लेक्सिबल बजट पे ही क्वेश्चन बेस्ड है। तो ये भी चेक चेक करते क्या है क्वेश्चन। लेकिन आप देख सकते हो आसान है क्वेश्चन, मतलब कहीं ना कहीं बहुत ही लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है ना। एनीवे देखो क्या कह रहा है ये, एबीसी लिमिटेड इज करेंटली ऑपरेटिंग एट 75% ऑफ इट्स कैपेसिटी। तो फिर वही है, मेरी प्रेजेंट कैपेसिटी कितनी चल रही है, 75%। इन द पास्ट 2 years द लेवल ऑफ ऑपरेशंस वर 55 एंड 65% रिस्पेक्टिवली। तो पहले 2 सालों में 55 और 65% होता था, तो 3 लेवल आ गए मेरे पिक्चर में। प्रेजेंटली द प्रोडक्शन इज 75,000 यूनिट्स। प्रेजेंटली कह रहा है 75,000 यूनिट्स है, इसका मतलब क्या है कि करंट मेरा 75% जो कैपेसिटी पे मैं चल रहा हूं, उस पे मेरा प्रेजेंट जो कह सकते हो प्रोडक्शन लेवल है वो कितना आ रहा है, 75,000 आ रहा है। ठीक है, यानी 75% कैपेसिटी पे मेरी प्रोडक्शन कितनी है, 75,000 यूनिट्स की। तो आप अलग अलग लेवल पे 55, 65 पे आप चाहो तो यूनिटरी मैथ यूज करके अलग अलग लेवल पे निकाल सकते हो कि उस लेवल पे क्या प्रोडक्शन लेवल रहेगा। अच्छा, कंपनी इज प्लानिंग फॉर 85% कैपेसिटी। एक और आ गया, ये प्लान्ड कैपेसिटी आ गया कि कंपनी सोच रही है कि हम 85% कैपेसिटी पे काम करेंगे। तो अगेन आप 85% पे निकाल सकते हो कि आपके नंबर ऑफ यूनिट्स कितने रहेंगे ड्यूरिंग 22-23। द कॉस्ट डिटेल्स आपको दे रखी है 55 पे, 65 पे, 75 पे। तो बेसिकली आपको 3 लेवल पे कॉस्ट दे रखी है। डायरेक्ट मटेरियल, ठीक है, डायरेक्ट लेबर, ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है, सेलिंग ओवरहेड्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। तो अगर आप थोड़ा सा आप स्मार्ट हो गए हो तो देख लेना, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स जो है तीनों लेवल पे सेम है। तो अगेन आप क्या कंक्लूड कर सकते हो, दैट मीन्स आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स 100% फिक्स्ड है। राइट, इसका मतलब ये पूरे फिक्स्ड है, बाकी सारे खर्चे चेंज हो रहे हैं। तो यहां पे वही है, या तो वेरिएबल होगा या सेमी वेरिएबल होगा। ठीक है, अच्छा, प्रॉफिट इज एस्टिमेटेड एट 20% ऑफ सेल्स। 20% ऑफ सेल्स का मतलब हो गया 1/5 ऑफ सेल्स। तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन कितना है, 1/5 ऑफ सेल्स। फॉलोइंग इंक्रीजेस, ये है असली पॉइंट इस क्वेश्चन का। द फॉलोइंग इंक्रीजेस इन कॉस्ट आर एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग द ईयर। तो ये इंक्रीज कह रहा है, आप कहीं ना कहीं समझ सकते हो, ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइजेस। मार्केट में जो प्राइजेस बढ़ गए उसकी वजह से मेरी कॉस्ट इतने से बढ़ेगी।
ध्यान से समझना, वो बजट में नहीं कह रहा कि बजट से कितने परसेंट इंक्रीज हो रही है, वो कह रहा है कि मार्केट में मानो जैसे कोई मटेरियल अगर 10 रुपए का मिलता था, है ना, वो मटेरियल की जो प्राइस है वो 8% से बढ़ गई, ये 10 रुपए का मटेरियल 8% से बढ़ गया। समझ आ रही मेरी बात? तो वो ये इंक्रीजेस की बात कर रहा है कि मार्केट के रेट्स वगैरह आप समझ लो जो है वो बढ़ गए, उसकी वजह से हम कह रहे हैं कि कॉस्ट में बढ़ोतरी कितनी कितनी होगी। तो डायरेक्ट मटेरियल में 8%, सॉरी, डायरेक्ट लेवल पे 5%, वेरिएबल फैक्ट्री पे 5%, वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स पे 8%, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स पे 10%, फिक्स सेलिंग ओवरहेड्स पे 10% और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स पे 10%। तो आप देखना जरा, दो ओवरहेड्स हैं, एक फैक्ट्री ओवरहेड्स, एक सेलिंग ओवरहेड्स, फैक्ट्री सेलिंग, ये वेरिएबल भी है फिक्स्ड भी है। इससे मुझे पता है हिंट मिल गया, इससे मुझे एक हिंट मिल गया कि जो फैक्ट्री ओवरहेड्स है ये वाले, ये जो फैक्ट्री ओवरहेड्स है ये वाले, और जो सेलिंग ओवरहेड्स है ये वाले, इसका मतलब बच्चों ये सेमी वेरिएबल होंगे, ये सेमी वेरिएबल होंगे, क्योंकि इसमें उसने वेरिएबल और फिक्स्ड दोनों भी बताया है। तो इसमें फिक्स्ड भी है, इसमें वेरिएबल भी है, ठीक है। तो इसमें वो सेमी वेरिएबल वाला हमें कंपोनेंट बेसिकली फंडा लगाना है। और बचे हुए जो डायरेक्ट मटेरियल लेबर है, देखो भाई, जब भी डायरेक्ट कॉस्ट होती है कोई भी, डायरेक्ट कॉस्ट हमेशा वेरिएबल ही होती है। तो इसमें तो वैसे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, आप चेक भी करोगे तो आपका वो चेक हो जाएगा, बट इसका मतलब ये वेरिएबल होगा। तो एज सच मुझे इसमें पिछले क्वेश्चन में जैसे वैसे हम पर यूनिट टेस्ट कर रहे थे, यहां भी कर सकते हो, करने में कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर थोड़ा कॉमन सेंस और लॉजिक लगाएंगे थोड़ा सा, तो हमें जरूरत नहीं है, हमें पता लग जाएगा कि इसका मतलब ये दोनों तो वेरिएबल ही है भाई, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर ये तो वेरिएबल है, और फैक्ट्री ओवरहेड्स और सेलिंग ओवरहेड्स ये बदल तो रहे हैं, चेंज तो हो रहे हैं अलग अलग लेवल पे। तो ये या तो वेरिएबल हो सकते हैं, सेमी वेरिएबल हो सकते हैं। वो क्वेश्चन ने हिंट दे दिया एक तरह से कि नीचे उसने जब प्राइसेस की बात करी, बढ़ोतरी की बात करी, तो उसने खुद ही बोल दिया कि फैक्ट्री में वेरिएबल फिक्स्ड भी है, सेलिंग में वेरिएबल फिक्स्ड भी है, ठीक है। और बाकी एक एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है, ये तो यहीं पे पढ़ के समझ आ गया फिक्स्ड है, इसलिए आप देख लो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स को उसने सेग्रीगेट नहीं किया, वेरिएबल और फिक्स, उसने सीधा सीधा बस बोल दिया एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, ठीक है। तो आपको प्रिपेयर करना है फ्लेक्सिबल बजट फॉर द पीरियड 22-23 एट 85% लेवल ऑफ कैपेसिटी। तो आपको बस 85% लेवल ऑफ कैपेसिटी पे काम करना है। ऑल्सो असर्टेन प्रॉफिट एंड कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन वही मार्जिनल कॉस्टिंग, याद है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो कंट्रीब्यूशन तो बड़े आराम से इजीली निकल जाएगा, प्रॉफिट भी निकल जाएगा। मेन आपको बजट तैयार करना है। तो एक काम करते हैं, फ्लेक्सिबल बजट बनाना है आपको 85% कैपेसिटी पे। तो जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालना है, जो भी करना है, ये कैलकुलेशंस हम पहले कर लेते हैं। तो पहले अपनी कैलकुलेशंस कर लेते हैं, बोले तो वर्किंग्स कर लेते हैं, ठीक है ना। तो बड़ी फास्ट फास्ट ढंग से करेंगे वेरिएबल जो भी वर्किंग्स है मेरी। तो सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल की करते हैं। तो वर्किंग नोट नंबर 1 पे हम बात करते हैं फटाफट से, डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट कितना होगा, डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट कितना होगा। अच्छा, अगर मैं अलग अलग लेवल्स पे यहीं पे यूनिट्स लिख लूं तो क्या आप फटाफट बता सकते हो 55% कैपेसिटी पे कितने यूनिट, 65 पे कितने, 75 पे कितने। 75 पे तो उसने बताया था 75,000, ठीक है। 85% पे कितने। तो एक काम करते हैं, पहली वर्किंग यही कर लेते हैं, डायरेक्ट मटेरियल भी बाद में कर लेंगे, पहले हम ये कर लेते हैं वर्किंग नोट नंबर 1 पे, कैलकुलेशन ऑफ यूनिट्स, कैलकुलेशन ऑफ यूनिट्स। तो क्वेश्चन ने 75% कैपेसिटी पे बोला 75,000 यूनिट्स। तो फटाफट 55% पे कितना, 65 पे कितना, 75 पे तो बताइए, और 85 पे कितना। चलो, तो आप फटाफट से अगर कैलकुलेट करोगे जल्दी जल्दी तो 55,000 ये आ जाएगा, ये 65,000 आ जाएगा, ये 85,000 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां तो सीधी यूनिटरी मैथ्स लगा ली मैंने कि 75,000 अगर 75% कैपेसिटी पे है तो 55 पे कितनी, 65 पे कितनी, 85 पे कितनी, राइट। तो इस पे मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, आई बिलीव ये आप कर लोगे आसानी से, राइट। अब आप डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट निकाल सकते हो। तो आपको अलग अलग लेवल्स पे दे रखी है कॉस्ट, आप किसी भी निकाल के देख लेना। आपको 11 लाख जैसे 55% पे दे रखी है, तो मैं 11 लाख रुपए
55% पे, 55% पे बोले तो 55,000 यूनिट्स पे निकाल सकता हूं। या फिर आपको 65% कैपेसिटी पे 13 लाख दे रखी है, तो आप इसको यूज कर सकते हो। 13 लाख रुपए 65% कैपेसिटी पे, 65% कैपेसिटी पे आपके 65,000 यूनिट्स हैं। या फिर आपको 15 लाख रुपए 75% कैपेसिटी पे दे रखी है, तो 15 लाख रुपए 75% यानी 75% बोले तो 75,000 यूनिट्स। तो कैसे भी निकाल लो, मेरे ख्याल से सेम ही आएगा। चेक कर लेते, 11 लाख डिवाइडेड बाय 55,000, तो ये 20 आ रहा है। चेक कर लेना, हर जगह 20 ही आएगा। यस, हर जगह ये 20 ही आने वाला है, चाहे आप किसी पे भी देख लो 20 ही आएगा। ठीक है, मैं एक में निकाल के दिखा रहा हूं। डायरेक्ट लेबर में मैं कोई भी एक पकड़ लूंगा। वर्किंग नोट नंबर 3 हो गया डायरेक्ट लेबर पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट। चलो, तो डायरेक्ट लेबर पर यूनिट कितनी है, कोई भी एक ले लो, तीनों में से दो, तीनों लेने की जरूरत नहीं। तो जैसे मैं 5.5 लाख रुपए ले लेता हूं, 55% कैपेसिटी पे है यानी 55,000 यूनिट्स पे। चलो, तो ये कितनी आ जाएगी, आई थिंक ये 10 रुपए आ रही सीधी सीधी, 10 रुपए। ठीक है, 10 रुपीज आ गया पर यूनिट। पर यूनिट है ये भी पर यूनिट है। ठीक है, फिर वर्किंग नोट नंबर 4, दो कॉस्ट में आपको चेंज करना है, दो कॉस्ट आपको चेंज करनी है। चेंज का मतलब बाइफरकेट करना है वेरिएबल और फिक्स्ड पे। तो जैसे फैक्ट्री ओवरहेड्स पे बात करते हैं, तो पहले मैं फैक्ट्री ओवरहेड्स के ऐसे हेडिंग डाल देता हूं, फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी होगी, चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट्स। कोई भी दो लेवल को कंपेयर कर लो, कोई भी, वो आपके ऊपर है। आपको 3 लेवल पे कॉस्ट दे रखा है, आप कोई भी दो लेवल को कंपेयर कर लो। 65 55 को कर लो, 75 55 को कर लो, 75 65 को कर लो, जैसे भी करना चाहो आप कर लो, आंसर सेम आएगा। तो मैं फॉर एग्जांपल 55% और 65% को कंपेयर कर लेता हूं। ठीक है, तो 65% और 55 को कंपेयर कर लेते हैं। तो 3,30,000 माइनस 3,10,000, तो चेंज इन कॉस्ट कितनी है, 3,30,000 माइनस 3,10,000, मतलब 20,000 का चेंज है कॉस्ट में। और यूनिट्स कितने से बदल रहे हैं, 65 और 55, वो यहां पे आप देख सकते हो 65 और 55 में चेंज इन यूनिट्स कितना है, 10,000 है। तो 65,000 यूनिट्स माइनस 55,000 यूनिट्स, कोई भी दो को पकड़ लेना भाई, आपका आंसर सही आ जाएगा। तो 20,000 डिवाइडेड बाय 10,000 शायद आ रहा है, तो ये 2 रुपए पर यूनिट आ रहा है, 2 रुपए पर यूनिट। ठीक है, 2 रुपीज पर यूनिट आ रहा है। तो देयरफॉर फिक्स्ड कंपोनेंट कितना होगा, अगेन कोई भी एक लेवल ले लो, कोई भी एक लेवल ले लो। मानो मैं 65% कैपेसिटी को ही उठा लेता हूं, तो फिक्स्ड कितना होगा इसमें, तो टोटल कॉस्ट है 3,30,000 65% पे। अच्छा, इसमें 65,000 यूनिट्स इंटू 2, ये वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी। तो टोटल में से वेरिएबल हटा दिया, 3,30,000 माइनस 1,30,000, तो फिक्स्ड आ रहा है 2 लाख, फिक्स्ड आ रहा है 2 लाख। बताओ, समझ आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, समझ आ गया। बस वही जैसे पिछले क्वेश्चन में वेरिएबल और फिक्स को सेग्रीगेट करा, वही काम कर रहा हूं मैं। सिमिलरली वर्किंग नोट नंबर 5 में अब मैं सेलिंग ओवरहेड्स के लिए सेम काम कर लूंगा, सेलिंग ओवरहेड्स। तो अगेन वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी होगी, कोई भी दो को कंपेयर कर लो, जो मन करे आपको, आप कोई भी दो को कंपेयर कर सकते हो। तो मैं यही दो को कंपेयर कर लेता हूं। तो चेंज इन कॉस्ट कितनी है, सीधा लिख लूं 40,000, थोड़ा स्मार्ट वे में कर लूं, चेंज इन कॉस्ट है 40,000 और दोनों में चेंज इन यूनिट्स अगेन कितने हैं, यही चेंज है 10,000, 10,000। तो यह आ गया 4 रुपीज पर यूनिट। तो देयरफॉर फिक्स्ड कॉस्ट कितनी होगी, फिक्स्ड कॉस्ट, तो कोई भी एक लेवल उठा लो, मैं 55% ही उठा लेता हूं, कोई भी उठा लो। तो 55% पे मेरी टोटल सेलिंग ओवरहेड्स थे 3,20,000, टोटल में से वेरिएबल कितना होगा, 55,000 यूनिट्स इंटू 4 रुपीज पर यूनिट, ये वेरिएबल होगा। तो बचा हुआ सारा फिक्स्ड होगा, 55,000 इंटू 4 माइनस 320 आ रहा है, ये 1 लाख आ रहा है, ये 1 लाख रुपए आ रहा है। चलो पहले मैं यहां तक रुक जाता हूं, यहां तक आ जाओ मेरे साथ, इसमें देख लो कोई कैलकुलेशन में कोई दिक्कत तो नहीं।
आसान है बहुत, इसलिए मैंने आपको पिछली क्लास में कॉन्सेप्ट में ये सारी डिस्कशन पहली करा दी थी, ताकि अब आपको कोई दिक्कत ना है ना। सीधा यहां बताता तो आपको प्रॉब्लम आती, इसलिए मैंने पहले कॉन्सेप्चुअली आपको सारी ये बातें सिखा दी थी, ताकि अब आपको ये इजी लगे। चलो, तो अब बस अल्टीमेटली क्वेश्चन ने क्या मांगा था, उसने फ्लेक्सिबल बजट मांगा था, है ना, फ्लेक्सिबल बजट। लेकिन आप सीधा सीधा इस पे 85% कैपेसिटी पे निकाल सकते हो, क्योंकि उसने क्लियर कट बोला है कि आपको 85% कैपेसिटी पे बस बजट दिखाना है, 85%। ठीक है, तो आपको 85% कैपेसिटी के हिसाब से बजट बनाना है। तो आओ, ये रुपीस हो गया, ये पर्टिकुलर्स हो गया, सीधा सीधा एक स्टेटमेंट बनेगी। तो आओ 85% बोले तो 85,000 यूनिट्स, मैं ब्रैकेट में लिख भी देता हूं, 85,000 यूनिट्स। चलो, तो एक एक करके सारी कॉस्ट लेते रहेंगे, डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, अब बस आपको जो इंक्रीज इन प्राइजेस है बेसिकली, या रेट्स बोलो, जो भी बोलना चाहो, उसको चेक करते हुए चलना है। तो देखो कैलकुलेशंस कैसे होगी, मैंने थोड़ी कैलकुलेशन के लिए जगह छोड़ी है। आपने बोला सर पर यूनिट कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल की कितनी है, तो वैसे पर यूनिट कॉस्ट डायरेक्ट मटेरियल की हमने वर्किंग नोट नंबर 2 पे निकाली, ये रही 20 रुपीज पर यूनिट। तो ठीक है सर, 20 रुपीज पर यूनिट की कॉस्ट है। लेकिन साथ साथ क्वेश्चन ने क्या बोला था कि ये कॉस्ट मेरी कितने से बढ़ रही है, 8% से बढ़ रही है। तो बेसिकली ये 20 रुपए पर यूनिट की कॉस्ट 8% से बढ़ रही है, तो मुझे इसको 8% से बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरी नई वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 20 प्लस 8%, ये आ रही है 21.6। ठीक है, या फिर लिखने का एक और तरीका आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको चाहो 8%, इसको आप प्लस करने की जगह आप इसको मल्टीप्लाइड बाय 108% भी बोल सकते हो, बात वही है मैथमेटिकली। ठीक है, तो 20 इंटू 108% करोगे तो 21.6 आ गया। तो मेरी अब नई पर यूनिट कॉस्ट ये बन गई, मल्टीप्लाइड बाय यूनिट्स है मेरे 85,000 यूनिट्स, दैट्स इट। तो इंटू 85,000, तो ये आ रहा है 18,36,000, 18,36,000। मेरी बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, तो अब आपको बस जो इंक्रीज इन प्राइजेस है उसको कंसिडर करना है। आपको इंक्रीज इन प्राइजेस को सिर्फ कंपेयर करना है, मतलब कंसिडर करके अकॉर्डिंगली अपनी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। इसी तरह से नेक्स्ट है डायरेक्ट लेबर, सेम थिंग सेम थिंग। तो हमने पर यूनिट कॉस्ट जो डायरेक्ट लेबर की निकाली थी, वैसे वो थी 10 रुपए पर यूनिट। तो पर यूनिट कॉस्ट वैसे ओरिजिनली कितनी थी, 10 रुपीज पर यूनिट। बट क्वेश्चन ने बोला ये कितने परसेंट से बढ़ गई, क्वेश्चन ने बोला ये 5% से बढ़ गई। तो इसको आपको 5% से बढ़ाना है, दैट इज इंटू 105%। तो नया रेट बेसिकली आपका जो भी आ गया वो देख लेंगे, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स 85,000। चलो, तो 10 प्लस 10 इंटू 105%, तो 10.5 मल्टीप्लाइड बाय 85,000, तो शायद ये आ रहा है, चेक कर लेना, 892,500, 892,500। चलो, ये भी हो गया। फिर आना है नेक्स्ट कॉस्ट पेज विच इज फैक्ट्री ओवरहेड्स, और इसमें आपको वेरिएबल और फिक्स्ड को यहीं पे चाहे तो आप सेग्रीगेट कर सकते हो। तो फिक्स्ड को अलग कर देते हैं और वेरिएबल को भी अलग कर देते हैं। चलो, तो पहले फिक्स्ड की बात करते हैं। तो जो फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स हमने निकाली थी वो ये रही, कितनी थी, 2 लाख रुपए थी, है ना। तो यस, वैसे तो ये 2 लाख की रहती, वैसे तो ये 2 लाख ही रहती, फिक्स रहती। नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ने की वजह से इसमें कोई बढ़ोतरी नहीं आएगी। लेकिन उसने क्या बोला था कि इसका जो रेट है फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स का, वो 10% से इंक्रीज हो गया, है ना। तो वही एग्जांपल, फॉर एग्जांपल रेंट होता है, हर साल रेंट जो होता है आपका मंथली रेंट, वो इंक्रीज हो जाता है ना। तो ये वही बात है कि इस साल हमारा जो फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स है, फॉर एग्जांपल हम रेंट ही उठा लेते हैं, वो मानो 10% से मेरा मंथली रेंट बढ़ गया होगा। तो रेंट वैसे तो फिक्स्ड कॉस्ट ही है, फिक्स्ड ही रहता है वो रिस्पेक्टिव ऑफ यूनिट्स, बट मेरा रेंट का जो रेट है पर मंथ का, वही अगर 10% से बढ़ गया तो ओवरऑल मेरा फिक्स्ड रेंट का जो खर्चा है वो भी बढ़ ही जाएगा। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये आ गया 2,20,000। एक काम करो, एक काम कर सकते हो, मतलब ऐसे कैसे भी कर लो, बट इसको अंदर दिखा दो 2,20,000, ताकि हम एक साथ फैक्ट्री ओवरहेड्स का टोटल ही लिख लेंगे। ठीक है जी। अच्छा, वेरिएबल, वेरिएबल कंपोनेंट में तो कुछ भी नहीं है, वही जैसे मटेरियल और लेबर के लिए काम करा। तो पर यूनिट कॉस्ट है मेरी वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स की 2 रुपीज पर यूनिट, 2 रुपीज पर यूनिट। ठीक है, 2 रुपीज पर यूनिट प्लस
वेरिएबल कंपोनेंट कितने से बढ़ रहा है, उसने बोला सर वेरिएबल कंपोनेंट बढ़ रहा है फैक्ट्री ओवरहेड्स का 5% से, तो प्लस 5% लिख लो या इंटू 105% कर लो, सेम थिंग। तो मैं कंसिस्टेंसी रखने के लिए इसको 105% ही कह देता हूं, मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स हो गए आपके 85,000। चलो जी इंटू 85,000 ये आ रहा है 178,500, 178,500। तो इसका टोटल हो गया प्लस 2,20,000, ये आ गया 398,500। टोटल आपका जो फैक्ट्री ओवरहेड्स का आ गया दैट इज 398,500। सिमिलरली सेलिंग ओवरहेड्स, इसमें भी सेम थिंग, फिक्स्ड अलग रखना है और वेरिएबल अलग करना है। चलो जी, तो पहले फिक्स्ड की बात करते हैं। तो फिक्स्ड कॉस्ट कितनी थी सेलिंग ओवरहेड्स में, फिक्स्ड कंपोनेंट था 1,00,000 रुपीज का। तो यस वही बात है, ये वैसे तो 1,00,000 ही रहता, लेकिन वही चीज हो गई, इसमें भी बढ़ोतरी हो गई, हमारी रेट में बढ़ोतरी हो गई, तो फिक्स सेलिंग ओवरहेड्स मेरे 100 एंड बेसिकली 15% से बढ़ गए। तो मैं इसको मल्टीप्लाइड बाय 115% कह सकता हूं। तो ये कितना आ गया, ये आएगा 1,15,000। इसको भी अंदर लिख लेंगे 1,15,000। अच्छा, वेरिएबल ओवरहेड्स कितने हैं सेलिंग के, तो वेरिएबल पर यूनिट जो कॉस्ट निकाली थी सेलिंग में हमने वो थी 4 रुपीज पर यूनिट। तो ये 4 रुपीज है, मल्टीप्लाइड बाय ये कितने से इंक्रीज हो रहा है, तो ये उसने बोला था ये रहा 8% से इंक्रीज हो रहा है, तो इंटू 108% मल्टीप्लाइड बाय 85,000 यूनिट्स। तो 4 प्लस 8%, तो नया रेट 4.32 आ गया, मल्टीप्लाइड बाय 85,000, ये आ रहा है 367,200। चलो प्लस 1,15,000, ये आ गया टोटल 482,200, 482,200। बस इसके बाद लास्ट आ गया आपका एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, तो ये तो पूरा ही फिक्स था, ये तो पूरा ही फिक्स था, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स वैसे देखेंगे तो वो कितने हैं फिक्स, 1,60,000 है। ये कितने से बढ़ गया, 10% से बढ़ गया, ठीक है। तो 1,60,000 फिक्स्ड है, बट इसका रेट कितने से बढ़ गया, 10% से बढ़ गया, तो इंटू 110%। तो ये शायद आ जाएगा 1,76,000, 1,76,000। सारी कॉस्ट ले ली, सबको टोटल कर दो तो आपको टोटल कॉस्ट पता लग जाएगी अपनी 85,000 यूनिट्स पे। तो बस अब इसका टोटल कर लेते हैं, 18,36,000 प्लस 892,500 प्लस 398,500 प्लस 482,200 प्लस 1,76,000। तो टोटल कॉस्ट आ रही है इसकी 3,785,237। हाँ ठीक है। अच्छा, इस पे मैं फाइनली क्या ऐड कर दूंगा, प्रॉफिट। तो मुझको अपनी सेल्स पता लग जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन है आपको प्रॉफिट एक तो मांगा भी है प्लस उसने बता भी रखा मार्जिन क्या है प्रॉफिट का। तो प्रॉफिट का मार्जिन था आपका 20% ऑफ सेल्स, किधर गया, ये लिखा था उसने, देखो 20% ऑफ सेल्स ऊपर लिखा था, 20% ऑफ सेल्स बोले तो 1/5 ऑफ सेल्स। तो ये तो आपको मैं कई बार सिखा चुका हूं, 1/5 ऑफ सेल्स का मतलब क्या हुआ, मैं यहां नहीं सॉरी प्रॉफिट में लिखता हूं, 1/5 ऑफ सेल्स मतलब कॉस्ट का कितना। तो प्रॉफिट मार्जिन उसने बोला 1/5 ऑफ सेल्स, तो कॉस्ट का कितना, 1/4 है ना। तो सीधा सीधा 1/4 निकाल लो, 1/4 इंटू 37,85,200, ये आपका प्रॉफिट आ जाएगा। तो डिवाइडेड बाय 4, तो यार 946,300, 946,300, तो प्लस 37,85,200, तो सेल्स आ गई आपकी 47,31,500। चलो जी, पहले यहां तक बताओ, मेरी बजटेड स्टेटमेंट बन गई, और इस स्टेटमेंट से ही एक कैलकुलेशन भी हो गई जो मांगी थी अलग से क्वेश्चन ने, वो थी ऑफ प्रॉफिट। तो हमने प्रॉफिट भी निकाल लिया 946,300। यहां तक ओके है, यहां तक तो ओके है। अच्छा, ये हो गया। तो उसने एक कंट्रीब्यूशन भी मांगा था,
तो कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू, तो पता ही आपको, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, राइट। सेल्स तो हमने निकाल ली 4731,500 माइनस वेरिएबल कॉस्ट का सारा टोटल कर लो। तो कैलसी पे कर लू सारा। वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होगी, मैं कलर कर देता हूं। देखो ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल थी, फैक्ट्री ओवरहेड्स में ये वेरिएबल था, और सेलिंग ओवरहेड्स में ये वेरिएबल था। ये सब वेरिएबल थे आपके, तो बस इसको प्लस कर लो। तो कैलसी पे उठा लेते हैं इसको। 1836 प्लस 892,500 प्लस 178,500 प्लस 367,200, तो ये आ रहा है 3274,200, 3274,200। तो कंट्रीब्यूशन कितनी आ गई आपकी, कितना आसान है, माइनस 4731,500, ये आ रहा है 14,57,300, 14,57,300। तो ये आपकी कंट्रीब्यूशन निकल के आ गई। ठीक है जी, डन हो गया। ये क्वेश्चन भी क्लोज कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को भी तो कर लो, इसको भी क्लोज। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूं कौन सा करना है हमको। फ्लेक्सिबल बजट पे आई थिंक एक क्वेश्चन और है आपका, विच इज प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, एक इसमें इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन में एक छोटी सी नालायक पंक्ति भी कर रखी है, वो भी मैं बात करूंगा आपके साथ। छोटी सी है, इतनी कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक बार रीड कर लो, फिर आपको बताऊंगा क्या चक्कर है इस क्वेश्चन में। तो ये कह रहा है TQM लिमिटेड हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ एंडिंग 30th जून। ठीक है, 30 जून मतलब जून महीने की उसने जानकारी दे रखी है। एक उसने मास्टर बजट बना के दिया, ठीक है, पूरा मास्टर बजट बना के दिया। फिर उसने एक्चुअल फिगर्स दी, फिर उसने वेरिएंस बताई। यहां पे जो वेरिएंस है ना, इट सिंपली मींस डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड बजट। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड बजट। बेसिकली जो हमने करा था, हमने जो आज पहला क्वेश्चन जो करा था जिसमें बोनस वाली बात करी थी, हमने क्या किया था, बजट और एक्चुअल को कंपेयर करा था ना। उससे हमने बेसिकली कॉस्ट सेविंग निकाली थी। तो वही जो डिफरेंस था कॉस्ट सेविंग जिससे हम निकाल रहे थे, उसी को यहां पे उसने वेरिएंस बोल रखा है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। तो देखो, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड है 80 मास्टर बजट में, एक्चुअल है 72,000। ठीक है, मास्टर बजट में मास्टर पे उतना फोकस मत करना, मेन बस बजट मान लो। ठीक है, इट इज अ बजट। अच्छा, सेल्स बता दी उसने दोनों में, दोनों लेवल्स पे। तो इसने इसका डिफरेंस बताया। देखो, दिस माइनस दिस आपका आ रहा है 40,000। एडवर्स कह रहा है, एडवर्स इसलिए कह रहा है वो आपको क्योंकि बजटेड सेल्स ज्यादा है, एक्चुअल सेल्स कम है। तो एक्चुअल सेल्स अगर बजट से कम है तो इट इज अ एडवर्स सिचुएशन। हालांकि कंपैरिजन एक्चुअली गलत है, और यहीं पे आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का रोल आता है जो पिछले चैप्टर में आपने किया था। कंपैरिजन क्यों गलत है, क्योंकि एक्चुअल आपका 72,000 यूनिट्स पे सेल्स है, और बजटेड सेल्स जो थी वो आपकी 80,000 यूनिट्स पे है। ठीक है ना, तो इसलिए ये एब्सोल्यूट कंपैरिजन गलत होती है। इसीलिए आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग भी सिखाई जाती है, ताकि आप पागलों की तरह एक्चुअल कंपैरिजन ना करो, ऐसे एब्सोल्यूट कंपैरिजन, राइट। एनीवे, सिमिलरली बस डायरेक्ट मटेरियल में भी उसने दोनों पे एक्चुअल पे बजट में कॉस्ट बता दी, और आपको पे डिफरेंस बता दिया कि 6400 फेवरेबल है। अगेन वो फेवरेबल क्यों कह रहा है, क्योंकि एक्चुअल कॉस्ट बजटेड कॉस्ट से कम है। बट ये वही बात है, गलत है ना ये कंपैरिजन। भाई जो क्वेश्चन हमने करा था, पिछला जो क्वेश्चन हमने पहला क्वेश्चन आज का किया था, उसमें भी हम चाहते तो एब्सोल्यूट कंपैरिजन कर लेते, आपको बजटेड तो दे ही रखा था। बट हमने क्या किया था, हमने एक्चुअल 6000 यूनिट्स का पहले बजट बनाया था, फिर उसको कंपेयर करा था, इसलिए कंपैरिजन गलत है। और आपको अल्टीमेटली इस क्वेश्चन में फिर से वही काम करना है, राइट। डायरेक्ट वेजेस में सेम थिंग, वेरिएबल ओवरहेड्स में सेम थिंग, फिक्स्ड ओवरहेड्स में सेम थिंग। अच्छी बात है इस वाले क्वेश्चन में कि आपको वेरिएबल और फिक्स्ड का बता रखा है उसने, कंपोनेंट कितना कितना है, मतलब आपको दिमाग नहीं मारना। ये आपकी टोटल कॉस्ट उसने बता दी, ठीक है। और क्या बताया उसने,
स्टैंडर्ड कॉस्ट बता रहा है, लो जी स्टैंडर्ड कॉस्ट आपको बता रहा है डायरेक्ट मटेरियल 1 kg एट द रेट ऑफ 1 रुपीज पर kg पर यूनिट कॉस्ट हो गई 1 रुपी। तो बेसिकली एक यूनिट के लिए वो स्टैंडर्ड कॉस्ट बता रहा है कि एक यूनिट बनाने के लिए मटेरियल का 1 kg लगता है और उसका रेट है 1 रुपए पर kg। पता नहीं कौन सा मटेरियल है इतना सस्ता 1 रुपए पर kg, तो अकॉर्डिंगली उसकी पर यूनिट कॉस्ट 1 रुपए आती है। इसी तरह से एक यूनिट बनाने के लिए वेजेस के लेबर के बेसिकली 1 घंटे लगते हैं और लेबर का रेट पर आवर है 1.5, अकॉर्डिंगली इसकी पर यूनिट कॉस्ट 1.5 आती है। और फाइनली वेरिएबल ओवरहेड्स का एक यूनिट बनाने के लिए 1 घंटा, वही क्योंकि लेबर आवर के हिसाब से हम ओवरहेड्स चार्ज करते होंगे, तो 1 घंटा और ओवरहेड का रेट है 0.5 रुपीज पर यूनिट, तो टोटल आ गया पर यूनिट कॉस्ट 0.5। ठीक है ना। फिर कह रहा है एक्चुअल रिजल्ट्स फॉर द मंथ शोड 78,400 kg ऑफ मटेरियल वर यूज्ड एंड 70,400 लेबर आवर्स वर रिकॉर्डेड। ये आपको अगर मैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के टर्म्स में बताऊं तो ये एक्चुअल क्वांटिटी मटेरियल की दे रखी है और ये लेबर के एक्चुअल आवर्स दे रखे हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन मैं सीधी सीधी बात करता हूं आपसे, आगे क्वेश्चन आपसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की वेरिएंसेस भी कैलकुलेट करवाएगा, कुछ सारी नहीं कुछ करवाएगा, इसलिए सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो इस क्वेश्चन को आप एक काम कर सकते हो, इसको आप अच्छा वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, 2 सितारे लगा लो इस क्वेश्चन में। क्यों? क्योंकि इस मामले में एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आपसे ये फ्लेक्सिबल बजट तो टेस्ट करवाएगा ही जो इस चैप्टर में आप सीख रहे हो, साथ ही साथ आपसे वो हाथ के हाथ वेरिएंसेस भी कैलकुलेट करवा देगा जो आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में सीखते हो। कह सकते हो आपकी 2 चैप्टर का एक ही क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है जो 2 चैप्टर को कवर कर रहा है, एक तीर से 2 निशान। तो इसलिए क्वेश्चन अच्छा है, 2 सितारे लगा लेना। हालांकि मैं आपको बता देता हूं वेरिएंसेस जो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वाला पार्ट होगा वो मैं आपको होमवर्क पे दूंगा, क्योंकि बहुत आसान है, कराने लायक नहीं है। मैं आपको बहुत सारे करा चुका क्वेश्चन, तो वो आप खुद करोगे, डिस्कस कर लूंगा बस आपके साथ। और बाकी देख लेते क्या मांग रहा है आपसे। वो कह रहा है प्रिपेयर करो पहले, देखो पहला क्वेश्चन जो पहला पार्ट है दैट रिलेट्स टू बजट, बजटरी कंट्रोल, इस चैप्टर का फ्लेक्सिबल बजट बनाओ और कंपेयर करो एक्चुअल रिजल्ट से। मतलब जो क्वेश्चन वाले ने ये कंपैरिजन कर रखी है, भाई ये कंपैरिजन गलत है, सीधा सीधा मैं बोलता हूं ये कंपैरिजन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि एक्चुअल और मास्टर बजट में जो यूनिट्स है, एक्टिविटी लेवल है, वो अलग है। भाई आप एक्टिविटी लेवल तो सेम करो ना, पहले आप जो एक्चुअल एक्टिविटी लेवल है उस पर फ्लेक्सिबल बजट बना के पहले दिखाओ कि भाई 72,000 यूनिट्स के लेवल पे मेरे बजटेड कॉस्ट वगैरह क्या होनी चाहिए। तो ये कंपैरिजन जो क्वेश्चन वाले ने कर रखी है यूजलेस कंपैरिजन है, एकदम गलत है टेक्निकली। तो इसीलिए वो आपसे कह रहा है कि आप सही काम करो, आप सही फ्लेक्सिबल बजट बनाओ एक्चुअल यूनिट्स पे। एक्चुअल यूनिट्स बोले तो 72,000 यूनिट्स पे, तो आप 72,000 यूनिट्स पे बनाओ पहले बजट और फिर उसको कंपेयर करो विद द एक्चुअल रिजल्ट्स। मेरी बात समझ में आ रही है? तो करना काम वही है जो क्वेश्चन वाले ने करा है, कंपैरिजन ऐसे ही करना है, बट आपको उसके लिए पहले 72,000 यूनिट्स के लेवल पे बजट बनाना पड़ेगा। और जो दूसरा पार्ट है इस क्वेश्चन का, इसमें आपको वेरिएंसेस निकालने हैं। तो मटेरियल, लेबर, अब जो गलती है इस क्वेश्चन में वो देख लो, क्वेश्चन वाले ने नालायकों की तरह आपसे सेल्स के वेरिएंसेस भी मांग रखे हैं। तो वही प्रॉब्लम है इंस्टीट्यूट के साथ, नए से नए एडिशन आ जाते हैं लेकिन वो कोई प्रूफ रीडिंग करता ही नहीं क्वेश्चंस को, पुराने क्वेश्चंस कॉपी पेस्ट करके उठा के ले आते हैं। मैंने आपको शायद बताया था स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के टाइम भी कि जब हम पढ़ा करते थे आपके टाइम पे, तो हम लोगों को वेरिएंसेस जो निकालते थे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, उसमें सेल्स के वेरिएंसेस भी निकालते थे। वो हमारे सिलेबस में हुआ करता था, आपके में नहीं रहा। आपने तो सिर्फ कॉस्ट के वेरिएंसेस सीखे हैं। तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ द क्वेश्चन आस्किंग यू टू कैलकुलेट द सेल्स वेरिएंसेस, जो कि वो आपको सिखाई नहीं गए। तो क्वेश्चन शुड हैव बीन मॉडिफाइड, इतनी सी मॉडिफिकेशन करनी थी कि यहां से सेल्स हटाना था, लेकिन वो करता ही नहीं कोई। प्रॉब्लम ही वही है, क्योंकि पुराना क्वेश्चन है, तब का क्वेश्चन है जब सेल्स वेरिएंसेस भी हुआ करते थे सिलेबस में, तो तब उसके हिसाब से ठीक था ये क्वेश्चन। लेकिन अब जब सेल्स वेरिएंसेस आपको सिखाई नहीं जा रहे, तो यहाँ पे आपसे पूछना भी नहीं चाहिए। तो आपको अपने पास ये सेल्स वाला जो पार्ट है ना, बस ये 2 वर्ड जो सेल्स के, उसको काट देना है। अब आपको शायद समझ आ जाएगा। आपको मटेरियल लेबर प्राइस वेरिएंस निकालना है, ठीक है। तो बेसिकली एमपीवी निकालना है, और लेबर प्राइस का मतलब हो गया लेबर रेट, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं, एक तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालना है, लेबर रेट वेरिएंस निकालना है, और क्या कह रहा है, वेरिएबल ओवरहेड एंड फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस एंड वॉल्यूम वेरिएंस, राइट। तो बेसिकली आपका क्या हो गया, वेरिएबल ओवरहेड्स एक्सपेंडिचर वेरिएंस ये निकालना है, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस
ये निकालना है, और फिक्स्ड ओवरहेड्स में वॉल्यूम वेरिएंस होता था एक FOVB, ये निकालना है। ठीक है, तो ये वेरिएंसेस आपको कैलकुलेट करने हैं इस क्वेश्चन के अंदर। तो आई थिंक ये आप अपने आप कर लोगे क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन गिवन है। हाँ, क्या नहीं गिवन आपको डायरेक्टली, आपको एक्चुअल प्राइस नहीं गिवन इसकी मटेरियल की, और आपको एक्चुअल रेट नहीं गिवन मटेरियल का। ठीक है, तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हो कैसे। आपको मटेरियल की क्वांटिटी पता लग गई, एक्चुअल क्वांटिटी, और उसके हिसाब से आपको एक्चुअल कॉस्ट यहां पे बता रखी है। एक्चुअल कॉस्ट आपको यहां बता रखी मटेरियल की, किधर गई भाई, ये रही 73,600। ठीक है, एक काम करूंगा, ये कैलकुलेशन मैं आपको करके दिखा दूंगा बस, कि आप कैसे एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल रेट और वेरिएबल ओवरहेड्स के लिए भी एक्चुअल रेट, मतलब ये सब आप कैसे कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, वो आप निकाल लेना। टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स है, टोटल वेरिएबल ओवरहेड्स है, अकॉर्डिंगली आप कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, वो मैं करके बता दूंगा, वेरिएंसेस आप अपने आप कर लेना। तो एक काम करते हैं, पहले क्वेश्चन करना शुरू करते हैं, फिर डिस्कस कर लेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो सबसे पहले फ्लेक्सिबल बजट बना लेते हैं। तो आओ पर्टिकुलर्स, तो एक तो क्वेश्चन वाले ने आपको मास्टर बजट बोला था। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम फ्लेक्सिबल बजट पहले बनाएंगे। फिर हम एक्चुअल करेंगे, एक्चुअल फिगर्स लिख लेंगे, फिर हम वेरिएंसेस निकाल लेंगे। ये कौन से वेरिएंसेस है, ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वेरिएंस नहीं है, ये सिंपली वेरिएंसेस का मतलब हो गया कि हम बजटेड, मतलब बजट और एक्चुअल को कंपेयर कर लेंगे, जो भी है। ठीक है, तो मास्टर बजट जो था वो कितने यूनिट्स पे था, मैं यहां पे लिख लेता हूं 80,000 यूनिट्स पे था। तो ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ये 80,000 यूनिट्स पे था मास्टर बजट। फ्लेक्सिबल बजट हम कितने यूनिट्स में बना रहे हैं, फ्लेक्सिबल बजट हम 72,000 यूनिट्स के पहले बनाएंगे, मतलब 72,000 यूनिट्स में क्या बजट होना चाहिए, और फिर हम लोग एक्चुअल जो 72,000 यूनिट्स पे है वो देख लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में साथ साथ करते हुए चलते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, साथ साथ करते हुए चलते। तो सबसे पहले जैसे क्वेश्चन ने जिस ऑर्डर में दे रखा है वही ले लो। तो सबसे पहले सेल्स 3,20,000 मास्टर बजट में है। ठीक है, 3,20,000 मास्टर बजट में है, 2,80,000 एक्चुअल है, तो मैं एक्चुअल में भी लिख देता हूं 2,80,000। अब फ्लेक्सिबल बजट में कितना होगा, ये आप यूनिटरी मैथ से लगा लो, सीधी बात है। अगर 3,20,000 की सेल्स 80,000 के बजटेड यूनिट्स पे है, तो 72,000 यूनिट्स के पे कितनी होनी चाहिए, सिंपल 3,20,000 डिवाइडेड बाय 80,000 इंटू 72,000, तो ये आ रहा है 2,88,000। अब आप इनको कंपेयर करोगे, लॉजिकल भी लगेगा आपको, अब इनको कंपेयर करना है हमको, ये आपस में सही कंपैरिजन बैठेगा, राइट। तो अब आप कहोगे कि भाई 72,000 यूनिट्स पे बजट के हिसाब से 2,88,000 की सेल होनी चाहिए थी, 2,88,000 की सेल होनी चाहिए थी, जबकि एक्चुअली में 2,80,000 की हुई है। तो अब आप कह सकते हो कि हाँ, यहां 8,000 की कम सेल हुई है, तो ये जो डिफरेंस है दिस इज एडवर्स, ये एडवर्स है। समझ गए ना, एडवर्स क्यों है, क्योंकि सेल कम हुई है, सेल एक इनकम है, रेवेन्यू है, तो रेवेन्यू आपका कम हुआ है बजट के हिसाब से, तो इसलिए ये एडवर्स है। तो समझ आ गया आपका पॉइंट कि क्वेश्चन वाले ने क्या किया था, क्वेश्चन वाले ने इसको और इसको कंपेयर करा था, जबकि करना किसको चाहिए कंपेयर, हमें इसको कंपेयर करना चाहिए, सही कंपैरिजन तब आपको पता लगेगी। ठीक है ना, बस ये पॉइंट है। चलो समझ तो आ ही गया। फिर आ गया आपका डायरेक्ट मटेरियल 80 और 73,600। तो डायरेक्ट मटेरियल 80 और 73,600, राइट। तो यूनिटरी मैथ्स लगा लोगे, यूनिटरी मैथ्स, तो 80,000 डायरेक्ट मटेरियल वेरिएबल होता है, 100% वेरिएबल कॉस्ट, तो ये 8,000 यूनिट्स पे है, 80,000 यूनिट्स पे सॉरी, मल्टीप्लाइड बाय 72,000 पे कितना। नहीं तो अगर आप स्मार्ट वे में सोचोगे तो ये 1 रुपए का रेट उसने पहले ही बता रखा था बजटेड, ये 1 रुपए का रेट पहले ही बजटेड बता रखा था, तो ये अल्टीमेटली 1 रुपए का ही तो रेट यूज हुआ है बजट में। ठीक है ना,
तो ये रेट आपको ऑलरेडी 1 रुपये बता रखा था, तो वैसे आपको यूनिटरी मैथ्स की भी जरूरत नहीं थी, आप सीधा जो उसने स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन दे रखी थी वहीं से देख सकते हो कि बजटेड रेट जो आपका है मटेरियल का प्राइस है बेसिकली वो 1 रुपये पर यूनिट की है, ठीक है ना। सेम डायरेक्ट लेबर, तो डायरेक्ट लेबर उसने क्या बोल रखा है, डायरेक्ट वेजेस या लेबर जो भी बोलना चाहो, 1,20,000 एंड 104,800, 1,20,000 एंड 104,800, 104,800। तो डायरेक्ट वेजेस का भी जो रेट है वैसे उसने दे रखा है, तो डायरेक्ट वेजेस का रेट उसने दे रखा है कितना है, 1.5 रुपीज, 1.5 रुपीज। बट आप एक काम करो, आप यहाँ पे यूनिटरी मैथ्स ही लगा लो, तो 1,20,000, क्योंकि उसने रेट जो दे रखा है वो पर आवर दे रखा है, हम पर यूनिट के हिसाब से देख लेंगे। तो 1,20,000 की कॉस्ट आती है कितने यूनिट्स पे, 80,000 पे, तो 72,000 पे कितनी, तो 12 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 72,000, यार है 1,08,000, 1,08,000, ठीक है। अच्छा, साथ साथ कंपैरिजन भी करते रहना, वो रह गया। तो पहले मटेरियल को कंपेयर कर लो, तो यहाँ 1,600 रुपए का ज्यादा कॉस्ट आ रहा है बजट से, तो ये भी एडवर्स हो गया। और यहाँ पे कॉस्ट कम आ रही है 3,200 रुपए से, 3,200 रुपए से कम आ रही है, तो ये फेवरेबल हो गया, ठीक है ना। तो एक्चुअल कॉस्ट कम आ रही है बजटेड से तो फेवरेबल हो गया, एक्चुअल कॉस्ट बजटेड से ज्यादा आ रही है तो एडवर्स हो गया, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट आओ, फिर आपके वेरिएबल ओवरहेड्स 40 एंड 37,600, तो वेरिएबल ओवरहेड्स तो मास्टर बजट में 40 है, एक्चुअल है 37, कितनी थी 37,600, 37,600। तो वही, क्योंकि ये पूरा ही वेरिएबल है तो इसमें भी यूनिटरी मैच, 40,000 की जो कॉस्ट आ रही है या वेरिएबल ओवरहेड्स आ रही हैं वो 80,000 पे आ रहे हैं, तो यूनिटरी मैथ्स में 72 के हिसाब से कितनी आनी चाहिए, तो 40 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 72, ये आ रहा है 36, ये आ रहा है 36। तो बजट के हिसाब से कितना आना चाहिए 72,000 यूनिट्स के लिए, 36। इसको कंपेयर करो तो यहां भी 1,600 से ज्यादा आ गई मेरी एक्चुअल कॉस्ट, तो ये हो गया एडवर्स, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट कॉस्ट कौन सी थी, फिक्स्ड ओवरहेड्स थे, फिक्स्ड, तो फिक्स्ड ओवरहेड्स तो 40 बजट में, और यहां पे 30 कितना दे रखा था, 39,200, 39,200। अब क्योंकि ये फिक्स है तो बजट के हिसाब से चाहे कोई भी यूनिट्स ले लू, कोई भी लेवल ले लू, ये आनी बजट में कितनी आनी चाहिए 40। अब वो एक्चुअल फिक्स्ड कुछ अलग आई है तो यहां पे भी 800 रुपए का डिफरेंस है, लेकिन अब यहां एक्चुअल कॉस्ट कम आई है तो इसको आप क्या बोलोगे, फेवरेबल, इसको आप बोलोगे फेवरेबल। दैट्स इट, आई थिंक सब हो गया खत्म, यस सारी कॉस्ट आ गई, तो क्लोज कर लो। तो इतने का टोटल कर लेंगे तो आपको टोटल कॉस्ट पता लग जाएगी। तो टोटल कॉस्ट ले लेते हैं पहले, टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, तो बस सारी कॉस्ट को जोड़ दो, तीनों जगह सारी कॉस्ट को जोड़ दो, तो 80 प्लस 1,20,000 प्लस 40 प्लस 40, तो यार ये 2,80,000। उसके बाद 72 प्लस 1,08,000 प्लस 36 प्लस 40, यार ये 2,56,000। और फिर 73,600 प्लस 104,800 प्लस 37,600 प्लस 39,200, यार ये 255,200, ठीक है। और टोटल कॉस्ट का मतलब एडवर्स फेवरेबल आप टोटलिटी में भी देख सकते हो, तो सीधा सीधा इनको ही कंपेयर कर लो, इनको कंपेयर करोगे तो ओवरऑल बेसिस में जो आपकी टोटल कॉस्ट है वो 800 रुपए फेवरेबल का डिफरेंस आ रहा है ना। टोटल बजटेड कॉस्ट 2,56,000 बैठ रही है, जबकि एक्चुअल 255,200 है, तो 800 से कम आई है टोटल कॉस्ट मेरी। तो ओवरऑल देखा जाए तो टोटल कॉस्ट मेरा जो डिफरेंस है बजट से वो 800 फेवरेबल है, राइट। और बस अब आप प्रॉफिट निकाल लो,
यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट प्रॉफिट। बड़ा सिंपल है, सेल्स में से टोटल कॉस्ट माइनस कर दो तो आपको प्रॉफिट भी पता लग जाएगा। चलो तो कितना प्रॉफिट बैठ रहा है यहाँ पे, 320 माइनस 280, तो यहाँ प्रॉफिट आ रहा है 40 का। फिर यहाँ पे देख लो 2,88,000 सेल्स है माइनस 256, तो ये 32 हो गया। और फिर 2,80,000 की सेल्स माइनस 255 200 का टोटल कॉस्ट, ये 24,800 हो गया। तो प्रॉफिट में अगर देखा जाए, वैसे प्रॉफिट के जो वेरिएंस अगर निकलेगा, डिफरेंस जो आ रहा है बेसिकली वो 7200 का आ रहा है। और ये आप बोलोगे एडवर्स है कि बजटेड प्रॉफिट इतने यूनिट्स पे, 72,000 यूनिट्स पे 32,000 के आने चाहिए थे, बट एक्चुअल आ कितने रहे, 24,800। मुझे बताओ ये ओके हो गया? अगर हो गया, अगर ये ओके है, तो जो सेकंड पार्ट में वेरिएंसेस तो आप खुद ही निकाल लेना, मैंने आपको बता दिए कौन से निकालने हैं, सेल्फ कैलकुलेट कर लेना। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का बेसिकली क्वेश्चन है। मैं आपको बस मदद करने के लिए एक काम कर लेता हूं, मैं मटेरियल का एक्चुअल प्राइस बता देता हूं निकाल के। हालांकि आप अपने आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट चलो मैं ही बता देता हूं। इसी तरह से लेबर या वेजेस जो भी बोलो, इसका एक्चुअल रेट में बता देता हूं। वेरिएबल ओवरहेड्स का भी एक्चुअल रेट में निकाल देता हूं, और फिक्स्ड ओवरहेड्स का भी एक्चुअल रेट निकाल देता हूं। ठीक है, एक्चुअल रेट निकाल लेते, चाहे तो बजटेड रेट भी निकाल लो साथ में, स्टैंडर्ड रेट। ठीक है, चलो तो पहले मैं अगर डायरेक्ट मटेरियल की बात करूं, तो देखो डायरेक्ट मटेरियल का एक्चुअल कॉस्ट कितना आया है, वो आया था 73,600। कितने क्वांटिटी के लिए, कितने केजी के लिए, 78,400 के लिए। तो 73,200 डिवाइडेड बाय 78,400, 73,200 डिवाइडेड बाय 78,400। तो जो इसका रेट आ रहा है डिवाइडेड बाय, कुछ पॉइंट्स में आ जाएगा शायद, तो याद होगा हम 4 डेसिमल प्लेसेस तक ले लेते थे, तो 0.9337 अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा। समझ आ गया ना? सिमिलरली एक्चुअल रेट जो लेबर का होगा, तो एक्चुअल लेबर कॉस्ट कितनी आई है, ये आई है 104,800, 104,800 डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स कितने हैं, तो एक्चुअल आवर्स थे, ये दे रखे उसने 70,400, 70,400 ये एक्चुअल आवर्स है। तो 104,800 डिवाइडेड बाय 70,400, तो ये आ रहा है 1.4886। चेक कर लेना, 1.4886 ये पर केजी हो गया मटेरियल का, ये पर आवर हो गया। इसी तरह से वेरिएबल ओवरहेड्स का एक्चुअल रेट कितना होगा, तो एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स कितने आ रखे हैं, एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स यहीं से दिख जाएगा। तो एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स है मेरे 37,600 के, 37,600 एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स है 37,600 डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स कितने थे, क्योंकि आवर्स के हिसाब से चल रहा था ये, 70,400। चलो तो 37,600 डिवाइडेड बाय 70,400, तो ये कितना आ रहा है, 0.5341 अप्रोक्सीमेटली पर आवर। और फाइनली फिक्स्ड ओवरहेड्स पे भी एक्चुअल रेट निकालो, एक्चुअल रेट कितना होगा। तो एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स कितने आए हैं मेरे, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स मेरे आए थे ये रे 39,200 के, 39,200 के एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स आए थे डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स 70,400। तो 39,200 डिवाइडेड बाय 70,400, ये आ रहा है 0.5568। आई होप आपको अब समझ आ गया होगा कि आप चाहो तो कैसे कैलकुलेशन कर सकते हो। मतलब आपको हिंट दे रहा था, बस क्लैरिटी दे रहा हूं बस, कि आप कैसे निकाल सकते हो, है ना। फिक्स्ड ओवरहेड्स का भी बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स याद है, डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स। तो बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स कितने होंगे, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स तो यही थे जो दे रखे थे उसने, 40,000 के, 40,000 ये कितने घंटों के लिए थे, चेक कर लो कितने घंटों के लिए थे। तो 80,000 यूनिट्स पे थे,
तो 80,000 यूनिट्स बनाने के लिए मेरे कितने घंटे लगने चाहिए? 1 घंटे के हिसाब से 80,000 आवर्स ही लगने चाहिए। तो 80,000 यूनिट्स बनाने के लिए जो बजटेड यूनिट्स हैं, कितने घंटे पर यूनिट? 1 आवर्स पर यूनिट होता है। तो वी हैव 80,000 आवर्स के लिए ही हो गया। तो ये आई थिंक 0.5 रुपीज पर आवर आ गया है ना, ये भी पर आवर, ये भी पर आवर। ठीक है जी। और बजटेड आवर्स कितने हो गए? यही बजटेड आवर्स हैं। अगर आपको बजटेड आवर्स को यूज करना है तो वो भी आप यूज कर सकते हो कहीं भी, कोई भी वेरिएंस के लिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से सब कुछ निकल गया। आई डोंट थिंक कोई रहा चीज, कोई चीज रही। अकॉर्डिंगली आपने, आपसे जो भी वेरिएंस मांग रहा है क्वेश्चन, वो मैंने आपको बता दिया। फॉर्मूले में पुट पट जो भी है पुट करके, जो भी फिगर्स हैं वो डाल के आपके आंसर आ जाएंगे। ठीक है, कर लोगे? मुझे बताओ, इस पे मैं टाइम ना खा पाऊं तो चलेगा? ठीक है, ठीक है, ओके, डन, वेरी गुड। ये हो गया। तो बस आज का आखिरी क्वेश्चन उठा लेते हैं, इसका पिछला क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, बस लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 5। ये एक कह सकते हो बस एक जनरल क्वेश्चन है। ठीक है, ये एज सच जो हम अभी तक बेसिकली हम लोग फ्लेक्सिबल बजट्स की जो बात कर रहे थे ना, ये एग्जैक्टली वो नहीं है। ये एक जनरल लॉजिकली सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, आप ये कह सकते हो, मोर और लेस कह सकते हो। ठीक है, तो इसलिए करा रहा हूं क्वेश्चन, ये एज सच कोई पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड नहीं है। तो पढ़ो क्वेश्चन, आपको अपने आप समझ आ जाएगा। कह रहा है द अकाउंटेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग डिटेल्स फॉर द ईयर 21-22। क्या क्या दे रहा है वो? डायरेक्ट मटेरियल इतना, ओके, डायरेक्ट वेजेस इतने, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स इतने, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स इतने, अदर वेरिएबल कॉस्ट इतना, अदर फिक्स्ड कॉस्ट इतना, प्रॉफिट इतना, सेल्स इतना। तो एक तरह से आप कह सकते हो काइंड ऑफ एक इनकम स्टेटमेंट दे रखी है, हालांकि स्टेटमेंट फॉर्म में नहीं दिया, बट इसी को आप इनकम स्टेटमेंट मान लो। सारी कॉस्ट दे दी, टोटल कॉस्ट आ गया, उसमें प्रॉफिट ऐड कर दो तो आपका सेल्स निकल के आ जाएगा। फिर कह रहा है ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी मैन्युफैक्चर 2 प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट ए एंड प्रोडक्ट बी, एंड द आउटपुट एंड कॉस्ट वर सो एंड सो। तो 2 फिनिश प्रोडक्ट्स है, ये फिनिश गुड्स की बात कर रहा है, ये मटेरियल नहीं है, फिनिश गुड्स है। एक प्रोडक्ट ए है, एक प्रोडक्ट बी है। आउटपुट बता रहा है यूनिट्स 2 लाख 1 लाख, इसका सेलिंग प्राइस पर यूनिट बता रहा है दोनों का। और क्या बता रहा है? डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट बता रहा है, ओके। डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट बता रहा है, ओके। तो अगर मैं आपको टैली कराऊं ना, आप टैली कर सकते हो। देखो मैं आपको टैली कराता हूं, अगर आप थोड़ा सा अपना दिमाग खोलोगे, एक मिनट, अगर आप अपना दिमाग खोलोगे, जैसे फॉर एग्जांपल देखना, उसने डायरेक्ट मटेरियल कितनी बताई थी? 1,75,000। तो आप इसको टैली कर सकते हो। देखो कैसे कर सकते हो। अगर मैं डायरेक्ट मटेरियल की बात करूं तो 2 लाख यूनिट्स हमने ए के बनाए, 2 लाख यूनिट्स ए के बनाए, मल्टीप्लाइड बाय जो मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट है वो 0.5 है, 0.5। इसी तरह से प्रोडक्ट बी के हमने 1 लाख यूनिट्स बनाए और इसकी मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? 0.75, 0.75। तो जरा आप इसका आंसर निकालो। ये तो 1 लाख आएगा, ये 1 लाख आ रहा है, और ये आई थिंक 75,000 आ रहा है। तो दोनों का अगर टोटल कर दोगे, दोनों मटेरियल का कॉस्ट जो टोटल मिला के आएगा वो आएगा 1,75,000। यही कॉस्ट उसने क्वेश्चन में बता रखी थी, 1,75,000। सेम आप वेजेस को भी टैली कर सकते हो, मैं करके नहीं दिखा रहा, जरूरत नहीं है, बस आपको बता रहा हूं कि वेजेस भी बता रखी है उसने पर यूनिट 0.25 0.5। तो अकॉर्डिंगली आप वेजेस को भी टैली करोगे, दोनों का ए का वेजेस निकालोगे, बी का निकालोगे, तो आपका टोटल मिला के इतना ही आएगा, 1 लाख रुपए, राइट। अच्छा, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स इज अब्सॉर्ब्ड एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस। तो बेसिकली हम लोग वेरिएबल ओवरहेड्स को डायरेक्ट वेजेस के प्रपोर्शन में अब्सॉर्ब करते हैं। तो बेसिस ऑफ अब्सॉर्प्शन मेरा है डायरेक्ट वेजेस, तो इसको अभी यूज कर लेंगे जहां पे भी यूज करना होगा। अदर वेरिएबल कॉस्ट हैव बीन कंप्यूटेड एज प्रोडक्ट ए का 0.25 पर यूनिट एंड बी का 0.3 पर यूनिट। तो बेसिकली एक वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स है और आपके एक अदर कुछ और वेरिएबल ओवरहेड्स हैं, या अदर वेरिएबल कॉस्ट भी, जो भी बोलना चाहो। क्वेश्चन ने क्या क्या दे रखा था देख लो। देखो ये वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स है, ये अदर वेरिएबल कॉस्ट है। तो वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स के लिए उसने क्या बोला कि ये तो वेजेस के हिसाब से, डायरेक्ट वेजेस का बेसिस लेकर अब्सॉर्ब हो जाते हैं। अब जो अदर आपके वेरिएबल कॉस्ट है, जो 80,000 बेसिकली दे रखा है,
उसका भी उसने पर यूनिट रेट दे दिया 0.25 एंड 0.3। तो बेसिकली आप इसको भी टैली कर पाओगे कि टोटल जब आप देखोगे टोटल अदर वेरिएबल कॉस्ट 85,000 है, तो आप ए और बी का अगर कैलकुलेशन करोगे सेपरेटली पर यूनिट कॉस्ट लेके तो आपका ये टैली हो जाएगा, करने की जरूरत नहीं बट हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद आगे क्या कहता है कहानी, ड्यूरिंग 22-23 सिंपली स्पीकिंग नेक्स्ट ईयर, ये पूरी कहानी थी 21-22 की। अब वो 22-23 की कहानी बता रहा है, नेक्स्ट ईयर की मान लो जो कहानी है वो क्या है, इट इज एक्सपेक्टेड दैट द डिमांड फॉर प्रोडक्ट ए विल फॉल बाय 25% एंड बी बाय 50%। तो बेसिकली जो उसने अभी यूनिट्स बता रखे हैं 2 लाख और 1 लाख, ये कह रहा है इनकी डिमांड कम हो जाएगी, बेसिकली यूनिट्स कम हो जाएंगे ए और बी के। ए के कह रहा है कितने से कम होंगे, ए के 25% से कम होंगे, बी के पूरे 50% से कम हो जाएंगे। तो मतलब काफी सिग्निफिकेंट फॉल आपके यूनिट्स में आ जाएगा दोनों प्रोडक्ट के। जाहिर सी बात है जब प्रोडक्ट की यूनिट्स बदलेंगे, इतने सिग्निफिकेंटली गिरेंगे तो आपके फाइनल प्रॉफिट्स भी काफी गिर जाएंगे, कंपनी का नुकसान होगा। तो अब उस नुकसान की भरपाई कैसे करे कंपनी, समझ रही है ना बात कि भाई 25% और 50% अगर क्वांटिटी से में गिरावट हो रही है तो इट इज अ वेरी मेजर फॉल। जाहिर सी बात है आपके प्रॉफिट्स हिट करेंगे, आपके प्रॉफिट्स को हिट लगेगा बिकॉज ऑफ दिस। तो इसकी वजह से अब मैनेजर्स को कंपनी को कुछ सोचना पड़ेगा कि हम अपनी कैसी भरपाई करें। तो वो कह रहा है इट इज डिसाइडेड टू मैन्युफैक्चर अ फर्दर प्रोडक्ट सी। उसने बोला यार एक काम करते, ए और बी की डिमांड इतनी कम हो रही है तो कहीं तो भरपाई करे, नहीं तो हमारे प्रॉफिटेबिलिटी तो बहुत कम हो जाएगी। तो उन्होंने बोला चलो एक तीसरा प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट सी। द कॉस्ट फॉर इच विच इज एस्टिमेटेड एज फॉलोस। इसकी कॉस्ट बता दी, कॉस्ट क्या मतलब सब कुछ बता रहा है। कह रहा है प्रोडक्ट सी बेचेंगे तो 2 लाख यूनिट इसके बन के बिक जाएंगे। इसकी सेलिंग प्राइस बता दी पर यूनिट, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस भी पर यूनिट बता दिया। इट इज एंटिसिपेटेड दैट अदर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल बी सेम एज फॉर ए। तो जो भी प्रोडक्ट ए की आपकी अदर वेरिएबल जितनी भी कॉस्ट हैं, कॉस्ट बोल रहा है ध्यान से, ठीक है। अदर वेरिएबल कॉस्ट में मतलब क्या बच गई आपकी, दो देखो आपकी वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या थी, एक डायरेक्ट मटेरियल था, डायरेक्ट वेजेस था, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स थे, अदर वेरिएबल कॉस्ट थी, राइट। तो उसने प्रोडक्ट सी के लिए डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस तो बता दिया, क्या नहीं बताया, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स नहीं बताया और अदर वेरिएबल कॉस्ट नहीं बताया। तो उन दोनों के लिए वो कह रहा है कि भाई जितना पर यूनिट कॉस्ट आपका ए का होता है उतना ही सी का भी रहेगा। सिंपल, ए का निकालोगे तो सी का पता लग ही जाएगा अपने आप। वो कह रहा है प्रिपेयर करो बजट टू प्रेजेंट द मैनेजमेंट शोइंग करंट पोजीशन। करंट पोजीशन का मतलब क्या हुआ कि पहले आप 21-22 की जो पोजीशन है वो दिखाओ, प्रोडक्ट वाइज ए और बी प्रोडक्ट वाइज बताओ, राइट। एंड पोजीशन फॉर 22-23 मतलब जो नेक्स्ट ईयर में हम अगर प्रोडक्ट सी को लॉन्च करते हैं, मानो निकालते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, तो क्या पोजीशन बनेगी वो निकालो। और आपको कंपैरेटिव रिजल्ट्स को कमेंट करना है, मतलब उसको आपको कमेंट अपना जो भी बोलो, कंक्लूजन बोलो या अपनी जो भी आप जस्टिफिकेशन बोलो, अपना आप डिसीजन बोलो, आपको एज अ मैनेजर उसको कंक्लूड करना है, ठीक है। अपना कमेंट देना है उसके ऊपर, तो कर लेंगे। तो मेनली अगर बोलूं तो दो ही रिक्वायरमेंट है, एक प्रेजेंट पोजीशन को आपको दिखाना है, एक नई पोजीशन को दिखाना है। प्रेजेंट पोजीशन में तो वही ए और बी बन रहा है हमारा, उसकी सारी जानकारी दे रखी है। नई पोजीशन में ए बी सी तीनों बनेंगे, उसकी आपको जानकारी देनी है, ठीक है। तो दो मेन काम करने, कमेंट तो मतलब ठीक है, एक बस एक लास्ट में एक छोटा सा कमेंट ऐड कर देंगे दोनों को कंपेयर करके आपस में। तो मेन पहला है, तो आप पहले फर्स्ट हेडिंग डालना स्टेटमेंट शोइंग करंट पोजीशन, जो कि है 21-22 ही था ना, यस 21-22। तो करंट पोजीशन बोले तो ये रही 21-22, ठीक है। तो आओ तो पर्टिकुलर्स प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी एंड टोटल लिख लेना चाहिए हमेशा, अंडरस्टूड है, सब कुछ इन रुपीज है, मतलब अमाउंट जो भी होंगे वो रुपीज में होंगे। तो पहले आउटपुट लिख देते हैं, ये आउटपुट तो चलो यूनिट्स में होंगे। तो पहले आपको करंट चीजों के हिसाब से देखना है, तो करंट के हिसाब से मेरे यूनिट्स कितने हैं करेंटली ए और बी के, ये रहे 2 लाख और 1 लाख। तो बस लिख लो 2 लाख एंड 1 लाख।
तो टोटल मिला के यूनिट्स हो गए 3 लाख। चलो सेल्स, सेल्स तो सेल्स के लिए आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है 2 रुपए और 3.5 रुपए। वैसे आपका यहां पे टैली होता रहेगा सारा, 2 रुपए और 3.5 रुपए, तो 2 लाख इंटू 2 रुपए सेलिंग प्राइस, और 1 लाख इंटू 3.5 रुपए सेलिंग प्राइस आपको दे रखी है। तो ये 2 लाख आ गया, नहीं सॉरी ये 4 लाख आ गया, ये 4 लाख आ गया, और ये 3.5 लाख आ गया। तो दोनों मिला के टोटल सेल्स कितनी होगी? 7,50,000, 7,50,000। तो चेक करोगे एक बार, क्वेश्चन है जो दे रखी थी, कितनी सेल्स दे रखी थी, ये रही देखो 7,50,000। ठीक है, टोटल सेल्स होगी 7,50,000। उसके बाद आ भाई नीचे आ जल्दी, फिर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल। तो डायरेक्ट मटेरियल का रेट दे रखा था, वैसे ये मैंने आपको ऑलरेडी करके दिखा दिया था, मैं यहां से देख लूं क्या, 2 लाख इंटू 0.5, 1 लाख इंटू 0.75, तो 2 लाख यूनिट्स इंटू 0.5, 1 लाख यूनिट्स इंटू 0.75। क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी करके दिखा दिया था ना, तो दोबारा से मतलब बस कॉपी पेस्ट कर रहा हूं उसको। 1 लाख ये आया था, 75 ये आया था, तो ये तो मैंने आपको करके टैली करा दिया था, ये 1,75,000 आ रहा था, राइट। फिर डायरेक्ट लेबर या वेजेस जो भी लिखा है वो लिख लो अकॉर्डिंगली। तो वेजेस का जो रेट दे रखा है वो है 0.25 एंड 0.5, तो इसका कितना आएगा, 2 लाख इंटू 0.25, इसका आएगा 1 लाख इंटू 0.5। चलो तो यार आई थिंक आ रहा है ये 50,000, ये आ रहा है, ये भी आ रहा है 50,000। तो टोटल लेबर कॉस्ट या टोटल वेजेस आपकी आ रही है 1 लाख। तो ये भी आप टैली कर सकते हो, करेंटली जो उसमें दे रखी थी टोटल वेजेस कितनी दे रखी थी, ये रही देखो 1 लाख, टैली हो रहा है हमारा, है ना। तो बस ब्रेकअप कर रहे हैं अल्टीमेटली। अभी आप क्या कर रहे हो, जो उसने टोटल कॉस्ट दे रखी थी उसका हम ब्रेकअप करे जा रहे हैं एक तरह से। आप ये देख लो, क्वेश्चन वाले ने आपको क्या दिया था, क्वेश्चन ने आपको ये टोटल की जानकारी दे रखी सबकी, सेल्स की, मटेरियल की, लेबर की, वगैरह वगैरह। हम इसको ए और बी में तोड़ रहे हैं कि ए का कितना, बी का कितना। जिसके लिए तो उसने डायरेक्टली बात बता दिया कि रेट वगैरह क्या है, तो उसका तो हम अकॉर्डिंगली कर रहे हैं। जैसे मटेरियल का आपको पता है प्रोडक्ट वाइज, सेल्स आपको पता है प्रोडक्ट वाइज, वेजेस आपको पता है प्रोडक्ट वाइज। तो जो चीज तो पता है हम उसके हिसाब से कर रहे हैं, और बाकी जो बाकी चीजें उसके लिए उसने कोई और हिंट दे रखे हैं, राइट। तो इसके अलावा एनीवे और क्या कॉस्ट थी आपकी, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स थे, ठीक है, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स थे, बट वो हमें यहां नहीं लेने, वो बाद में ले लेंगे। फिर हमें लेना है वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स। पहले सारी वेरिएबल कॉस्ट ले लो, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो देखो यहां पे क्या चक्कर है, उसने बोला था टोटल तो चलो 1 लाख है, तो टोटल तो मुझे पता है ए और बी का मिला के आएगा 1 लाख। उसने बोला था जो वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स है वो उसने बोला था इट इज अब्सॉर्ब्ड एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस। सिंपली स्पीकिंग जो आपके डायरेक्ट वेजेस है ना, इसके प्रपोर्शन में आप इसको बांट सकते हो, राइट। तो 1 लाख का टोटल आपका, 1 लाख का टोटल आपका कह सकते हो डायरेक्ट वेजेस है ना, सॉरी वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स है। ये आपको एज अ प्रपोर्शन, एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस लेना है। तो टोटल डायरेक्ट वेजेस कितनी है, 1 लाख है, इंटू 100। तो देयरफॉर यू कैन सिंपली से कि ये बन गया 100% ऑफ वेजेस। या फिर इतनी भसड़बाजी करने से अच्छा मैं आपको ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं, सीधा सीधा आप ये कर लो, सीधा सीधा आप इसको वेजेस के प्रपोर्शन में बांट दो, सीधा सीधा। तो 50,000 इज टू 50,000, तो भी आपका आंसर वही सेम ही आएगा, 1:1, मतलब बात वही बैठेगी, मैथमेटिकली बात सेम ही बैठेगी। तो सिंपली मैं इसको वेजेस के प्रोपोर्शन में बांट देता हूं। तो मैंने आपको 100% निकलवाया कि वेजेस का 100%, तो वेजेस का 100% है तो भी 50-50 ही बटेगा, ये 50-50। और अगर आप सीधा सीधा इसको 50:50 यानी 1:1 में बांटोगे तो भी 50-50 बटेगा, क्योंकि बात वही है,
ठीक है जी। तो वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स अकॉर्डिंगली हमने ऐसे बांट लिए। उसके बाद नेक्स्ट आपके है अदर वेरिएबल कॉस्ट। अदर वेरिएबल कॉस्ट, तो पहले सारी वेरिएबल कॉस्ट उठा रहा हूं मैं, अदर वेरिएबल कॉस्ट। तो ये भी आसान है, क्यों? क्योंकि इसके लिए भी उसने ए और बी का पर यूनिट बता रखा था। अदर वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 0.25 एंड 0.3, 0.25 एंड 0.3। तो ये आ गया, कितने यूनिट्स थे इसके, 2 लाख। तो 2 लाख इंटू 0.25, इसका 1 लाख इंटू 0.3, तो ये 1/4 हो गया अगेन। तो बेसिकली ये 50 ही आ जाएगा, 50, ये 30 आ जाएगा, टोटल 80 आ गया। तो चेक कर सकते हो, क्वेश्चन वाले ने भी 80 ही दे रखा था यहां पे, ये रहा 80। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने अभी तक सारे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स, वेरिएबल कॉस्ट, मतलब सारे वेरिएबल कॉस्ट उठा लिए। तो अब आप इतने का क्या कर सकते हो, आप टोटल वेरिएबल कॉस्ट देख सकते हो कि सारी वेरिएबल कॉस्ट का टोटल कितना है। टोटल वेरिएबल कॉस्ट तो 1 लाख प्लस 50,000 प्लस 50,000 प्लस 50,000, यार 2.5 लाख। कैलसी की शायद जरूरत नहीं है, ऐसी हो जाएगा, कैसी कर लेते, सीधी सीधी राउंड फिगर्स है ना। तो 75 प्लस 50 125, 175 प्लस 30, ये आ रहा है 2,05,000। तो टोटल कितना आएगा, 4,55,000। चेक कर लेना, टोटल इसका आएगा 4,55,000, ये 80,000 है। तो 80 प्लस 1,80,000, 2,80,000, 3,80,000, 385 प्लस 70, 455। ठीक है, सही है। तो इससे आप क्या निकाल सकते हो, कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हो। कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हो आप, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो कंट्रीब्यूशन निकल जाएगी। तो 4 लाख माइनस 2,50,000, तो इसकी कंट्रीब्यूशन आ रही है 1,50,000। बी प्रोडक्ट की कितनी कंट्रीब्यूशन आ रही है, सेल्स है 3.5 लाख माइनस 2,05,000, तो 1,45,000। तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितनी हो गई, 2,95,000। अब इस टोटल कंट्रीब्यूशन में से आप लेस कर सकते हो फिक्स्ड कॉस्ट। तो जो फिक्स्ड कॉस्ट रह गई थी, अब प्रोडक्ट वाइज तो हमें पता नहीं, तो आप एक साथ टोटलिटी में फिक्स्ड कॉस्ट माइनस कर लो, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट तो वो चेंज नहीं होगी ना। अगर आपको मार्जिनल कॉस्टिंग चैप्टर थोड़ा याद होगा, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ हम क्या प्रोडक्ट बनाते हैं, हमारी फिक्स्ड कॉस्ट थोड़ी चेंज हो जाएगी, है ना। तो एक तो फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स 1 लाख है और अदर फिक्स्ड कॉस्ट 80,000 है। तो फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स, अदर फिक्स्ड कॉस्ट, तो ये हो गया 1 लाख और ये हो गया 80, सिंपली हो गया 1,80,000। तो आपको टोटल प्रॉफिट्स फाइनल पता लग जाएंगे कि फाइनली टोटल प्रॉफिट्स कितने हो गए आपके। तो ये प्रेजेंट पोजीशन मेरी निकल के आ गई प्रॉफिट्स की। तो 295 माइनस 180, ये आ गया 1,15,000। फटाफट बताओ, ओके है ये? प्रॉफिट्स मेरे आ गए 1,15,000 के, ठीक है ना। उसके बाद अब आपको दूसरे नंबर पे करंट ईयर कह सकते हो, नई पोजीशन दिखानी है। तो सेम काम अब करना है, बस थोड़ा बड़े इस हिसाब से जाएगा कि 3 प्रोडक्ट्स आ जाएंगे पिक्चर में। स्टेटमेंट शोइंग बजटेड पोजीशन कह सकते हो। नेक्स्ट ईयर का बेसिकली 2022-23, ठीक है। तो वही सेम फॉर्मेट, बस एक प्रोडक्ट का कॉलम ऐड हो जाएगा, दैट इज सी का। तो ए बी सी और टोटल, ठीक है। तो पहले तो वही आउटपुट यूनिट्स, आउटपुट यूनिट्स तो फटाफट से ध्यान से करना, मतलब तो ए प्रोडक्ट के वैसे प्रेजेंटली कितने यूनिट्स चल रहे थे, ए प्रोडक्ट के हमारे 2 लाख यूनिट्स चल रहे थे, ए प्रोडक्ट के हमारे 2 लाख यूनिट्स चल रहे थे। क्वेश्चन ने क्या बोला था, ये कितने से कम हो जाएंगे, तो क्वेश्चन ने बोला था 22-23 के अंदर
प्रोडक्ट ए का जो क्वांटिटी है दैट विल रिड्यूस बाय 25%, तो ये 25% से कम हो जाएंगे। सिमिलरली प्रोडक्ट बी की अगर बात करें, इसके 1 लाख यूनिट्स चल रहे थे प्रेजेंटली, और ये भी क्वेश्चन ने बोला था कि 50% से कम हो जाएंगे। चलो, तो कितने आ गए, 2 लाख माइनस 25%, ये आ गया 1,50,000, और ये तो हो गए 50, आधे हो गए, सिंपली स्पीकिंग आधा हो गया बी का, है ना। और सी की अगर बात करें तो सी तो उसने बता दिया था, सी प्रोडक्ट की सारी जानकारी यहां दी थी, तो सी की यूनिट्स हो गए 2 लाख, तो टोटल यूनिट्स हो गए 4 लाख। ठीक है, अब जस्ट लाइक ऊपर वाली स्टेटमेंट बनाई थी, सेम आपको बनानी है, सेम स्टेटमेंट आपको बनानी है इन रुपीस। तो सेल ले लो, तो सेलिंग प्राइस फिर से आपको मतलब नए सिरे से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो सेलिंग प्राइस ए की थी 2 रुपए, तो 1,50,000 इंटू 2। बी की बात करें तो 50,000 यूनिट्स हैं, मल्टीप्लाइड बाय इसकी सेलिंग प्राइस कितनी थी, बी की सेलिंग प्राइस क्या थी, बी की सेलिंग प्राइस थी, किधर गया, ये रहा, 3.5 थी, 2 और 3.5। और सी की बात करें तो 2 लाख इंटू इसकी सेलिंग प्राइस कितनी दे रखी है, 1.75 यहां पे 1.75। चलो, 1,50,000 इंटू 2 हो गया 3 लाख, 50 इंटू 3.5 कितना हो गया, ये हो गया 1,75,000, 2 लाख इंटू 1.75 ये हो गया 3,50,000। तो टोटल सेल्स कितनी आ गई, ये आ गई 8,25,000, 8,25,000। अब आ जाओ वही डायरेक्ट मटेरियल, तो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस ये तो आपको पर यूनिट पता है, तीनों प्रोडक्ट्स के लिए, तीनों के लिए पता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 0.5 और 0.75 था इसका, तो 1,50,000 इंटू 0.5, 50 इंटू 0.75, और इसकी अगर बात करें तो 2 लाख इंटू मटेरियल कॉस्ट इसकी यहां दे रखी है, ये रही 0.4। चलो, तो ये आ गया 75, ये आ गया 50 इंटू 0.75, ये आ गया 37,500, 2 लाख इंटू 0.4, ये आई थिंक आ जाएगा 80,000। तो प्लस 75 प्लस 80, ये आ गया 192,500। चलो, डायरेक्ट मटेरियल डन। सिमिलरली डायरेक्ट लेबर या डायरेक्ट वेजेस जो भी है वो भी ले लो। तो इसके रेट क्या क्या थे, एक बार वापस से देख लेते हैं। 0.25 था, 0.5 था और 0.25, 0.25, 0.5 एंड 0.25। चलो, तो 1,50,000 इंटू 0.25, 50 इंटू 0.5, 2 लाख, 0.25। चलो, तो 1,50,000 डिवाइडेड बाय 4, सिंपली ये आ गया 37,500। इसके बाद ये आ गया 25, ये आ गया 50, तो टोटल कितना आ गया, 50 प्लस 25 प्लस 37,500, ये आ गया 1,12,500। ठीक है जी, ये आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब ये कैसे करना है, अब इसके लिए देखना, ए और बी की अगर मैं बात करूं, ए और बी की अगर मैं बात करूं, तो ए और बी के लिए तो आप पर यूनिट वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे, आपको पुरानी स्टेटमेंट से पता था कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट ए में 2 लाख यूनिट्स पे
वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स 50,000 आई थी। बी के लिए आपको पता था 1 लाख यूनिट्स पे वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स 50 आई थी। तो ए और बी का तो पर यूनिट आप निकाल सकते हो, मेरी बात समझ में आ रही है? ए और बी का आप यहां से पर यूनिट कॉस्ट निकाल सकते हो। अब सी की अगर बात करूं, सी के लिए उसने क्या बोला था कि सारे बचे हुए जो वेरिएबल कॉस्ट बच गए पर यूनिट सी के, दैट इज सेम एज ए, वो ए के बराबर ही है। तो जो ए का पर यूनिट कॉस्ट निकलेगा सेम ही सी का भी होगा। तो बोलने का मतलब ये है, आओ मैं यहां पे दिखा देता हूं। ए की बात करें ए की बात करें तो ए में 50,000 का वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स आया था। कितने यूनिट्स पे आया था? 2 लाख यूनिट्स पे आया था। तो ये मेरा पर यूनिट कॉस्ट हो गया, ये पर यूनिट कॉस्ट हो गया, ठीक है। मल्टीप्लाइड बाय अब इस बार कितने यूनिट्स है? 1,55,000, सॉरी 1,50,000। तो पर यूनिट को कॉस्ट को मैं 1,50,000 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। या तो सीधा सीधा, वैसे तो यूनिटरी मैथ्स ही हो गई, सीधी सीधी यूनिटरी मैथ्स हो गई। अच्छा, इसी तरह से बी की बात करेंगे। बी में 50,000 की वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स आई थी। 50,000 की कितनी यूनिट्स पे आई थी? ये आई थी 1 लाख यूनिट्स पे। तो ये मेरा पर यूनिट कॉस्ट हो गया। मल्टीप्लाइड बाय, अब नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं? 50 है, तो मल्टीप्लाइड बाय 50, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं इसको मतलब मैं यहां पे पर यूनिट कॉस्ट में यहां पे लिख देता हूं, कितनी कितनी आ रही है? 50,000 रुपए डिवाइडेड बाय 2 लाख, ये आ रही है 0.25 और ये आ रही है 0.5। तो बेसिकली मेरे वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स पर यूनिट ए और बी के तो ये हो गए। अब रही बात सी की, तो सी के लिए क्या बोला हमने? सी के लिए बोला कि सी का जो रेट होगा दैट विल बी सेम एज ए। तो ए का रेट ये है 0.25, तो सी का भी रेट यही होगा 0.25। तो 0.25 मल्टीप्लाइड बाय कितने यूनिट्स हैं? 2 लाख यूनिट्स हैं, 2 लाख यूनिट्स। चलो चेक कर लो, मेरी बात अगर समझ में आ गई तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0.25 इंटू 1,50,000, तो ये आ रहा है 37,500, ये आएगा 25। तो वैसे तो वेजेस के बराबर ही आ रहा है, और आप देख सकते हो वेजेस के प्रोपोर्शन में ही आ रहा है, वेजेस के प्रोपोर्शन में ही आ रहा है वैसे देखोगे आप तो। और 0.25 इंटू 2 लाख, ये आ रहा है 50, एग्जैक्ट वेजेस के बराबर ही आ रहा है सब कुछ, ठीक है। तो 50 प्लस 25 प्लस 37,500, ये आ गया 1,12,500, टोटल सेम ही आ रहा है। चलो जी, समझ आ गई बात? ये ओके हो गया? अगर हाँ तो बस एक ही लास्ट आपकी बच गई, अदर वेरिएबल कॉस्ट। तो ये अगेन बहुत सिंपल है, क्योंकि आपको ए और बी का तो पर यूनिट कॉस्ट पता ही है, और सी का तो उसने ए के बराबर बोल रखा है, तो जो ए का होगा वही सी का होगा। तो अदर वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी? अदर वेरिएबल कॉस्ट 0.25 एंड 0.3, 0.25 एंड 0.3। तो सी की कितनी होगी? यही होगी। सी की अगर बोले तो यही सेम आएगी, 0.25 मल्टीप्लाइड बाय यूनिट से मल्टीप्लाई कर लो। 1,50,000, 50 एंड 2 लाख, 1,50,000, 50 एंड 2 लाख। चलो तो ये वही 37,500 ही आ रहा है, ये आएगा शायद 15,000, और ये आ रहा है 1/4 इसका, वही 50,000। टोटल कितना हो गया? 65 प्लस 37,500, ये आ गया 1,02,500। थोड़ा सा ना मेरी जगह इधर उधर हो गई, आप थोड़ा ढंग से करना। 1,02,500 टोटल का कॉलम यहाँ पे है थोड़ा, तो यहाँ लिख देता हूँ। मतलब आप देख लेना, टोटल का कॉलम सही से बिठा देना। बस डन हो गया, सारी वेरिएबल कॉस्ट आ गई। आगे तो आपको पता ही है, अब आगे कुछ बचा नहीं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट पता लग जाएगी मेरे को। तो फिर से टोटल कर लो, सारी वेरिएबल कॉस्ट का टोटल 75 प्लस 37,500
प्लस 37,500 प्लस 37,500, बाप रे सभी सेम है 37,500, तो ये आ गया 187,500। उसके बाद बी का टोटल करो 37,500 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 15, ठीक है, ये आ रहा है 1,02,500। और सी का 50 50 एक 1,50,000 1,50,000 और 80 2,30,000, तो 2,30,000 प्लस 1,02,500 प्लस 1,87,500, ये आ गया टोटल 5,20,000। ठीक है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट पता लग गई, तो देयरफॉर कंट्रीब्यूशन पता लग जाएगा, सेल्स माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो ए की बात करें तो सेल्स है 3,00,000 माइनस ये है 1,87,500, तो ए का कंट्रीब्यूशन आ गया 1,12,500। बी की बात करें तो बी की सेल्स है 1,75,000 माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट है 1,02,500, तो इसका आ रहा है 72,500। और सी की बात करें तो सी की सेल्स कितनी थी, 3.5 लाख थी, माइनस 2,30,000, 1,20,000, तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितनी हो गई 1,12,500, ये हो गई 3,05,000। ठीक है, बस अब टोटल कंट्रीब्यूशन में से लेस करना है हमको फिक्स कॉस्ट, तो क्या निकल के आ जाएंगे प्रॉफिट्स, तो फिक्स कॉस्ट में तो नो चेंज है ना, तो एक हो गया फिक्स्ड, क्या था फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स एक थे, और एक थे अदर फिक्स्ड कॉस्ट्स। तो फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स कितने थे 1,00,000, अदर फिक्स्ड ओवरहेड्स थे या अदर फिक्स्ड कॉस्ट जो थी वो थी 80,000। तो आपको फाइनली प्रॉफिट्स भी पता लग जाएंगे। प्रॉफिट्स तो 3,05,000 में से 1,80,000 माइनस हो गया, तो प्रॉफिट्स हो गए 1,25,000। दैट्स इट, यहां तक पहले आ जाओ, यहां तक आ जाना। इसके बाद बस एक कमेंट करना रह गया, तो वो कर लेंगे। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, डन। अब कमेंट क्या करना है, बस भाई हमें कमेंट क्या करना है, आपको चेक करना है प्रेजेंट मेरे प्रॉफिट्स कितने हैं 1,15,000। और अगर अब मैं नए सिरे में देखूं जहां ए और बी की यूनिट्स कम हो गए बट सी प्रोडक्ट भी हम साथ में और बना रहे हैं, तो अब मेरे प्रॉफिट्स कितने हो गए 1,25,000। चाहे प्रॉफिट्स देख लो चाहे कंट्रीब्यूशन देख लो, कमेंट आपका जो है या कंक्लूजन जो आपकी वो सेम आएगी। आप देख रहे हो कि आपके प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं 10,000 रुपए से, तो आप क्या एज अ मैनेजर कमेंट करोगे, आपका कंक्लूजन क्या रहेगा, आप बोलोगे ठीक है इसका मतलब इवन दो हमारे ए और बी के जो यूनिट्स हैं डिमांड है वो कम हो गई, अगर हम सी प्रोडक्ट साथ में बना लेते हैं तो हमारे ओवरऑल जो प्रॉफिट्स है वो बढ़ जाएंगे। तो दैट मीन्स हमें प्रोडक्ट सी जो है वो मैन्युफैक्चर करना चाहिए। ये मेरा कमेंट हो गया फाइनल। तो बस लिख लो इसी बात को, सिंस प्रॉफिट इज इंक्रीजिंग बाय ₹10,000, 10,000 से मेरे प्रॉफिट्स बढ़ गए, प्रेजेंटली 1,15,000 आ रहे थे अब 1,25,000 आ रहे हैं। therefore product C should be manufactured, या इंट्रोड्यूस्ड भी लिख सकते हो कि नया प्रोडक्ट जो है वो आपको लॉन्च करना चाहिए, ताकि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ओवरऑल देखोगे तो बढ़ जाएगी। क्योंकि अगर सी नहीं करोगे तो ए और बी की तो क्या है यूनिट्स कम हो गए, तो अल्टीमेटली आपके प्रॉफिट्स ए और सी में ए और बी में तो कम ही होने वाले हैं। ठीक है जी, तो ये हो गया आपका फाइनल कंक्लूजन। तो पहले बताओ डन हो गया क्वेश्चन, तो फटाफट से होमवर्क, हाँ होमवर्क लिख लेना। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6 का जो सेकंड पार्ट था वेरिएंसेस वाला, ये आपका होमवर्क हो गया। ठीक है।